सभी को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। और आज इस खास कार्यक्रम जो खास तौर पे एक भाषा को लेके है, मीडिया और मीडिया की उस उपज को लेके है जो समाज में बहुत कुछ नया संप्रेषित करती है, स्टोरी के माध्यम से, आलेख के माध्यम से और संचार का यह माध्यम जो खास तौर के ऊपर जब हम देखते हैं कि साहित्यिक पत्रकारिता ने साहित्य के साथ-साथ समाज को एक नया जीवन दिया, एक नई धर्मिता दी। कई ऐसे संदर्भ पैदा हुए जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर भाषा के समृद्धि के पक्ष को निखारा। लेकिन आज अगर हम कहीं न कहीं देखते हैं तो मीडिया की भाषा बहुत अच्छी भी है, तो कुछ पक्षों को लेकर उस पे एक नकारात्मक आक्षेप भी लगता है। तो हम मीडिया की भाषा को लेके एक बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ एक विद्वत पैनल साथ रहेगा। तो मैं सबसे पहले आज हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करेंगी प्रोफेसर सुधी राजीव जी, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार मैम प्रणाम। मित्रों, प्रोफेसर सुधी राजीव जी अभी वर्तमान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति हैं और इसी के साथ सरकार ने आपको भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है उसका अतिरिक्त प्रभार दे रखा है और आप अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर और एक उल्लेखनीय अध्येता रही हैं। आपके अंडर में कितने ही बच्चों ने पीएचडी करी है और अगर मैं देखूं तो खास तौर पे जो महिला विमर्श जो हो सकता है या सामाजिक विमर्श की वो कितने ही ऐसे वितान हो सकते हैं जिन वितानों के ऊपर महिला और बाल विकास से संबंधित विषय पनपते हैं, उस विषय पे बात होती है, उसमें आप एक अग्रगण्य रूप में मानी जाती हैं। प्रोफेसर सुधीर राजीव को 4 दशकों से अधिक का शैक्षणिक अनुभव है और अंग्रेजी और संचार शिक्षा के माध्यम से आपने बहुत कुछ नया और अनोखा काम किया। 1993 से 1994 के बीच आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वरिष्ठ फुल ब्राइट फेलो के रूप में आप सम्मिलित रही। ये आपका उल्लेखनीय अकादमिक अवदान है। 2010 में आप संयुक्त राज्य अमेरिका के एथेंस में ओहियो विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की विजिटिंग फुल ब्राइट नेहरू प्रोफेसर थी। आपने अफ्रीकी, अमेरिकी और दक्षिण एशियाई साहित्य में के पाठ्यक्रम को आपने बहुत तल्लीनता से पढ़ा है और उस साहित्य पे आपने काम भी कराया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया में आयोजित अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप और सम्मेलन में आपने सत्र अध्यक्षता की, शोध पत्र प्रस्तुत किए, आप मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल रहीं। उच्च शिक्षा में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च फाउंडेशन, भारत IMRF इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च दुबई चैप्टर के द्वारा आपको अंग्रेजी अध्ययन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1997 में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप दलित स्टडीज की भी एक बहुत अच्छी वक्ता रही हैं, आपने बहुत विलक्षण काम किया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा आपको प्रोफेसर अंबेडकर फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया और बराबर हम देखते हैं कि आपकी जो अकादमिक जो आपका हस्तक्षेप है वो बराबर हमें आपके आलेखों के माध्यम से, आपके सेमिनार में दिए गए जो आपके वक्तव्य हैं उनके माध्यम से, और चूंकि मैं जिस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, आप हमारी माननीय कुलपति हैं और जिस ढंग से आप प्रशासन को एक सुचारू रूप से चलाती हैं और अकादमिक जगत में जिस तरीके की संभावनाएं एजुकेशन के लिए होनी चाहिए, उस एजुकेशन में क्या बदलाव हो सकते हैं, आपका जो लंबा अकादमिक अनुभव है, निश्चित रूप से इस पत्रकारिता विश्वविद्यालय को भी अनुभव प्राप्त होगा। मैं पुनः आपका आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मित्रों, दूसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं देश के जाने माने मीडिया शिक्षक, मेरे गुरुवर, मैं ये कहूँ कि मेरे मेंटर प्रोफेसर संजीव भानावत जी, मैं उनको आभासी इस मंच पे आमंत्रित करता हूं। सर प्रणाम। नमस्कार। और मित्रों, प्रोफेसर संजीव भानावत जी अपने आप में एक नाम है मीडिया शिक्षा में
और मीडिया शिक्षा के साथ साथ अगर मैं भाषा के स्तर के ऊपर बात करूं तो आपने अपने कितने ही ऐसे आलेख और कितनी ही ऐसी किताबें हैं जो आज भी हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, भाषा की बात पढ़ाते हैं, मीडिया की बात पढ़ाते हैं, या आप द्वारा निर्मित या आयोजित जो सेमिनार्स और जो डायलॉग्स रहे, उन डायलॉग को कई बार हम उदाहरण के रूप में मैं बच्चों को प्रस्तुत करता हूं। तो ये आपका एक बहुत बड़ा अकादमिक योगदान रहा। आपने लगभग 50 से अधिक किताबों पर आपने किताबें लिखी, आपने संपादन किया और मुझे लगता है 500 से अधिक आपके शोध पत्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। और अगर मीडिया शिक्षा की बात करते हैं तो आप द्वारा संपादित और एक ऐसा सपना, जो सपना मुझे लगता है कि हम सबके बहुत परम आदरणीय श्रद्धेय जो आपके पिताश्री भानावत जी थे, उन्होंने जो एक सपना देखा मीडिया शिक्षा की, उस नवाचार की और उस रिसर्च फाउंडेशन की। और मित्रों, जैसा मैं बताऊं कि सर की कम्युनिकेशन टुडे लगभग 30 वर्षों से अधिक अनवरत रूप से बिना किसी निर्बाध रूप से आप ऐसे ऐसे अंक निकाल रहे हैं, जो अंक मुझे लगता है कि एक पूरे पाठ्यक्रम के बराबर है। आपने अपने अकादमिक जीवन काल में लगभग 35 से अधिक विद्यार्थियों को आपने पीएचडी करवाई और एक विद्यार्थी आपके सामने जिसने आपके अंडर में, आपके निर्देशन में पोस्ट डॉक्टरल किया, ये मेरा सौभाग्य रहा है। और इसके साथ साथ अब भी आप कितनी ही ऐसे अकादमिक सेक्शंस हैं या विश्वविद्यालय की जो रिसर्च कमेटी हो सकती है या शैक्षणिक कमेटी है या यूजीसी की जो नेक कमेटी है, आप उसके एक मेंबर हैं। और इसके अलावा आपका योगदान हम निरंतर उस रूप में भी देखते हैं। मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मित्रों, तीसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ सम्मिलित हैं मेरे बड़े आदरणीय डॉक्टर अखिल शुक्ला जी। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूं। सर प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, डॉक्टर अखिल शुक्ला जी का नाम समाज सेवा और खास तौर पे अगर हम विधि एजुकेशन की बात करें या अधिवक्ता सेक्शन की बात करें तो आपका नाम एक उस रूप में लिया जाता है जिस रूप में एक वकील किस तरीके से अपने आप को समाज के लिए समाहित करता है और उस समाज के उन तबकों के बारे में सोचता है। आप राजनीति के रूप में आपने अपना शैक्षणिक और आपका अध्ययन का जो काल रहा, राजस्थान विश्वविद्यालय में आप अध्यक्ष के रूप में सुशोभित रहे। आपने वहीं से आपने राजनीति शुरू करी और राजनीति के साथ साथ विभिन्न जो साहित्यिक मंच हो सकते हैं, उन मंच पे भी आपकी सक्रिय और आपकी सहभागिता निरंतर देखी जाती है। और मित्रों, जो सबसे बड़ी बात जो आज इस प्रोग्राम के लिए बहुत उल्लेखनीय है और मेरे लिए गौरव के पल भी हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार को लेके आप एक तन मन और धन के साथ जुड़े हुए हैं। आप उस निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं जहां आपको लगता है कि मेरी ये संस्था बराबर जो है समाज के लिए, भाषा के लिए बहुत कुछ नया करती है। और ये नयापन जो है ये कहीं नहीं हम लोगों को प्रेरणा देता है। और आप राजस्थान हिंदी प्रचार प्रसार संस्थान के अभी अध्यक्ष हैं। मैं पुनः आपको और आपकी संस्था को प्रणाम करता हूं। और मित्रों, ये विद्वत पैनल और जिस विषय को लेकर हम यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं, मीडिया की भाषा कितनी विकृत, कितनी समृद्ध। तो जिस पृष्ठभूमि से हमने बात शुरू करी, उसके 3 आयाम हम मंच पे देख पा रहे हैं। प्रोफेसर संजीव भानावत, प्रोफेसर सुधीर राजीव और डॉक्टर अखिल शुक्ला, तीनों के अपने विविध संदर्भ रहे हैं, समाज को लेके, प्रेरणा को लेके, भाषा को लेके, पत्रकारिता को लेके। तो सबसे पहले चूंकि प्रोफेसर संजीव भानावत जी मीडिया शिक्षा के एक सर्वोपरि शिक्षक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं और पत्रकारिता में आपने बहुत गहनता के साथ काम किया। आपके हाथ के नीचे से कितने ही पत्रकार भाषा की उन निष्ठाओं के साथ जुड़े हुए हैं आज भी। तो मैं मुख्य वक्तव्य के लिए प्रोफेसर संजीव भानावत जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी बात रखें। प्रोफेसर संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। किसी भी शिक्षक के लिए ये हमेशा ही गर्व की बात होती है कि वो अपने विद्यार्थियों के साथ मंच शेयर करें।
आज इस आयोजन में मेरे साथ दो विद्यार्थी जुड़े, डॉक्टर राकेश कुमार और डॉक्टर अखिल शुक्ला। अखिल जी को तो मैं उस समय से संपर्क में हूं जब वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, और संयोग से तत्कालीन कुलपति के उस दौर में मैं यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल स्पोक्समैन भी था, सारा मीडिया का कार्यभार संभाल रखा था। तो एक जुझारू नेता के तेवर और संघर्ष, उसका मैं साक्षी रहा हूं। तो पूरे करियर को एक तरह से मैंने आपके देखा है, और राकेश तो विभाग में लंबे समय तक हमारे सक्रिय रहे, और मेरे लिए आज अतिरिक्त उपलब्धि के क्षण है जब विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर सुधीर राजीव हमारे साथ हैं, जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए, सबसे पहले आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब हम इस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और जैन धर्म में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, संवत्सरी के रूप में ये माना जाता है, तो सांवत्सरिक क्षमा याचना के रूप में। तो इन दोनों पर्वों की आप सभी को, जो हमारे प्रतिभागी जुड़े हैं देश के अलग अलग अंचलों से, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर जो ये आज विषय लिया गया है मीडिया की भाषा को लेकर के, मुझे लगता है विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए ये एक ऐसा विषय या एक इस तरह का मंच है जहां के वो विचार मंथन के। शिक्षक के रूप में मेरी हमेशा से दुविधा रही है कि मीडिया में जिस तरह का लिखा जा रहा है और हम जो कक्षाओं में पढ़ाते हैं, उसके बीच में जो एक वैचारिक स्थिति आती है संघर्ष की, जब हम बच्चों को बताते हैं कि ऐसा सही है, तो वो सामने अखबार ला करके बताते हैं, साहब देखिए इस तरह का छपरा है। तो वो दुविधा हमेशा से रही है, और हमारे बहुत सारे मित्र जो अखबारों में काम कर रहे हैं, समय समय पर उनसे भी संवाद होता रहा है इस चुनौती से निपटने के लिए। मैं आज तक की मीडिया की बात करूं उससे पहले बहुत संक्षेप में उस पूरी परंपरा को रेखांकित करना चाहूंगा। लगभग 250 साल की हमारे पास परंपरा प्रिंट मीडिया की है। 1 सदी से अधिक का हमारे पास रेडियो और सिनेमा हो गया है, और लगभग 65, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने 65। तो चुनौती हमारे सामने यह है कि उस दौर में, देखिए कई बार तो मैं ये भी कहता हूं कि हिंदी को लेकर जो संघर्ष होता है ना, मैं चूंकि हिंदी माध्यम में ही सारा काम किया है, तो अपना पूरा जो विचार विमर्श है वो हिंदी भाषा का जो मीडिया है उस पर केंद्रित रखूंगा। तो वो जो दौर था, एक अहिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी अखबार का जन्म होता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यदि ये कहूं कि हिंदी ने इस देश की राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे हिंदी के पत्रकार हैं, लक्ष्मी नारायण गर्दे की बात कीजिए, महात्मा गांधी की बात कीजिए, माधवराव सप्रे की बात कीजिए, न जाने कितने ऐसे पत्रकार हैं जो मूलतः हिंदी भाषी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया था कि इस देश की धड़कन, इस देश की संवेदना यदि हमें कहीं महसूस करनी है और इस विचार चेतना को आगे बढ़ाना है, तो हमें हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी। भाषा का स्वरूप निरंतर बदलता रहता है, लेकिन उस दौर में जब हमारे पास साधन सीमित थे, अखबार की प्रसार संख्या बहुत कम थी, लेकिन उस संपादक की शब्दों की जो साधना थी, देखिए भारतीय परंपरा में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्दों की साधना ब्रह्मा की साधना है। आज अखबारों का लाखों करोड़ों का प्रसार संख्या है, लेकिन उसके बाद भी अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ पाता है। उस समय कुछ 100 बिकने वाला अखबार अंग्रेज सरकार की नींव हिला देता था। संपादक को यातनाएं दी जाती थी, चाहिए एक संपादक, वेतन हर संपादकीय पे 1 गिलास ठंडा पानी, 2 सूखी रोटियां, 10 वर्ष की जेल। ये तपस्या की थी उस समय के पत्रकारों ने उस विचार चेतना या विचार यज्ञ को प्रज्वलित करने के लिए। तो देखिए, जो मैं बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो भाषाई संस्कार है वो कहीं ना कहीं इस देश की अस्मिता से जुड़ता है, क्योंकि जब हम शब्द को ब्रह्म कहते हैं, तो मैं ये भी कहता हूं कि हर शब्द की अपनी एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है। आवश्यकता है हमें उन संदर्भों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की, महसूस करने की, और सौभाग्य से आजादी से पहले हमारे जो पत्रकार थे उन्होंने इस बात को समझा। और ये भी एक अच्छा संयोग था कि उस दौर के पत्रकारों में अधिकांश के पास वो साहित्यिक गुण भी थे। तो उस समय का पत्रकार साहित्यिक और पत्रकारिक दोनों तरह के गुणों से एक तरह से संतुलित था, इसलिए उसके लेखन में वो संवेदना हम देखने को मिलती है। फिर देश आजाद हुआ, जो हम मिशन की बात करते थे, धीरे धीरे वो मिशनरी भावना खत्म हुई और हम प्रोफेशन की ओर बढ़ने लगे। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है,
प्रोफेशन अपने आप में एक अच्छा शब्द है। प्रोफेशनलिज्म की हम बात करते हैं, व्यावसायिकता की हम बात करते हैं, उसके पीछे भाव है हमारी दक्षता। तो हम मिशन से प्रोफेशन की ओर बढ़े, लेकिन उससे आगे जब कमीशन या और तरह की बात आती है, तब फिर उस प्रोफेशन के सामने खतरा उपस्थित होता है। तो आजादी के बाद भी जिस तरह की भाषा का विकास होता रहा, उसमें भी कई परिवर्तन आए, क्योंकि पत्रकारिता पर अपने समाज का, अपने समय का प्रभाव पड़ता है। और फिर जिस तरह से विषय का विस्तार होने लगा, पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो टेलीविजन में हमें नानाविध विषयों की जो सामग्री है, जानकारी है, उसको परोसना था। इसलिए हमने नए शब्द कॉइन किए, नए शब्द हमने गढ़े, ताकि उन चीजों को, उन सबको हम हमारे पाठक, दर्शक, श्रोता तक सही संदर्भ में पहुंचा सकें। जब हम पढ़ते थे, आदरणीय सुधीर जी शायद मेरी बात से सहमत हो, जब हम विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में थे, स्कूल में थे, तो हमसे कहा जाता था आकाशवाणी को सुनिए, विशेषकर उनके समाचार बुलेटिन, और उनका सही उच्चारण मुझे तो अभी तक याद है। अशोक वाजपेयी, देवकीनंदन पांडे हिंदी में थे, मेलोडी मेलो, लोदी करत्तम जैसे समाचार वाचक वाचिकाएं अंग्रेजी में थे, जिनके उच्चारण मानक उच्चारण के रूप में जाने जाते थे। मेरे एक मित्र के भार्गव जो आकाशवाणी में थे, उन्होंने एक पूरी पुस्तक लिखी है, विश्व उच्चारण कोश। विदेशी दूतावासों में जा जाकर के उन्होंने विदेशी जो स्थान है और विदेशी जो नेता हैं, उनके नामों का सही उच्चारण पर मेहनत की है, और वो खुद कमेंटेटर भी थे आकाशवाणी के। तो विश्व उच्चारण कोश उन्होंने इस तरह से निकाला। तो आप देखिए आकाशवाणी के जो समाचार जो कक्ष है, उसने कितना परिश्रम किया होगा उस दौर में, उच्चारण के बारे में, प्रस्तुति के बारे में। और यही स्थिति अखबारों में थी। अखबार में जो छपता था वो एक मानक एक तरह से निर्धारित करता था, या मैं यूं कहूं कि हम इसमें एक ईश्वरीय वो देखते थे कि अखबार में छप गया, रेडियो का मतलब यहाँ आकाशवाणी से ये मेरा, वहां चीज प्रसारित हो गई, वो विश्वसनीय है, सही है, उसमें कहीं मतभेद की बात नहीं थी, है ना। बल्कि किसी जमाने में तो कहा गया था कि जब सूचनाओं के सारे स्रोत बंद होते हैं, तब आकाशवाणी होती है। जब कृष्ण का जन्म हुआ, तब कंस जब मारने के लिए आया, सब तरफ से घेराबंदी कर दी गई थी, तब आकाशवाणी हुई थी। जब सूचनाओं के सारे स्रोत बंद होते हैं, तब आकाशवाणी होती है। ये प्रतिष्ठा किसी दौर में थी। धीरे धीरे जिस तरह से अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण होने लगा, उसका प्रभाव मीडिया पर भी आया। हम ये नहीं कहते कि पत्रकारिता की भाषा उन साहित्यिक अलंकारों से प्रभावित हो या साहित्यिक अलंकारों का उसमें प्रयोग हो, लेकिन ये भी नहीं कहते कि उसमें बौद्धिकता का आधिपत्य हो, क्योंकि समाचार पत्र का पाठक एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के बौद्धिक श्रेणी के व्यक्ति भी है। लेकिन शर्त यह है कि जो कुछ लिखा जा रहा है वो सरल, सहज, सुबोध ढंग से संप्रेषित हो सके। भाषा में कृत्रिमता का भाव नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से ज्ञान विज्ञान की विविध शाखाओं का विकास हो रहा है, वहां पत्रकार पे जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इन सारी चीजों को सही तरीके से व्यक्त कर पाए। और अब दूसरी चुनौती यह है कि हम सब कुछ लाइव देख रहे हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, संगोष्ठियां हो रही हैं, वो लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं। हम उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइव देख पा रहे हैं। अब अखबार के संवाददाता है, उसकी चुनौती यह है कि कल जब वो रिपोर्ट करेगा, भारत और श्रीलंका के मैच की एक एक बॉल का हमने, एक एक गेंद का, एक एक शॉट का हमने आनंद उठाया। अब कल अखबार में जो खबर आएगी, पत्रकार पर जिम्मेदारी है, प्रिंट मीडिया के, कि उस रोचकता को वो जीवंत बनाए रखें। तब उसे नई भाषा गढ़नी पड़ती है, नए शीर्षक गढ़ने पड़ते हैं, और वहीं उसकी परीक्षा होती है। क्योंकि मुझे लगता है खेलों में भी उस तरह की भाव आ गया है कि भारत ने पाकिस्तान का कचूमर निकाला या पाकिस्तान ने भारत का कचूमर निकाला, या कहीं दबंग शब्द का प्रयोग है। कराची में भारत उदय, वो ये लिख के बताया कि दिल्ली में पाकिस्तान उदय, हम खाल खींच लेंगे। तो किस तरह का, नेहरू जी ने कहा था बहुत पहले, खेल खेल की भावना से खेलो, लेकिन हमने रण क्षेत्र बना दिया है। तो मैं जो कह रहा हूं आपसे कि भाषा हमारी भावनाओं के साथ जुड़ती है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि भाषा, ये जो मीडिया की जो भाषा है, या मीडिया एक तरह से हमारा भाषा शिक्षक है। उसमें जो कुछ प्रसारित होता है वो दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो हम अलंकारिक भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बौद्धिक भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरल, सहज, सुबोध भाषा की बात कर रहे हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, जब ये जो पत्रकारों के साथ जब वो सेंसेशनल या उस तरह का प्रयोग करते हैं, कई बार देखिए एक प्रयोग हुआ, जैसे भ्रष्ट जिलाधीश या भ्रष्ट कलेक्टर, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया, फिर लिखा भ्रष्ट कलेक्टर और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दोनों में फर्क है।
पहले वाले में तो लगभग हमने प्रमाणित कर दिया कि भ्रष्ट भ्रष्ट है, और दूसरे में उस पर ये आरोप है, सिद्ध नहीं हुआ है। देखिए एक छोटा सा जो आपका पंचुएशन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विराम चिन्ह है, वो किस तरह से अर्थ को बदल देता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आजकल इन चीजों पर प्राय ध्यान नहीं दिया जाता है। आज से लगभग 1 दशक पहले तक हमारे हिंदी अंग्रेजी के समाचार पत्रों में बाकायदा भाषा सामर्थ्य को लेकर के स्तंभ छपते थे। जयपुर के चंद्रगुप्त वार्ष्णेय जी, बरसों तक उन्होंने कॉलम लिखा है भाषा को लेकर के। इसी तरह से राजस्थान पत्रिका ने कॉलम चलाया, जनसत्ता में अच्छी हिंदी करके कॉलम चला, हिंदू में नो योर इंग्लिश करके कॉलम चलाया, कादम्बिनी में भाषा शक्ति करके कॉलम चलाया। कौन से ऐसे अखबार थे जिनमें इस तरह के कॉलम्स नहीं थे? उस समय का संपादक एक बौद्धिक परंपरा से आता था। उस दौर का संपादक कोई भी नाम लीजिए आप, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, पुरानी बात करें तो मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, रघुवीर सहाय, कितने ऐसे पत्रकार थे, संपादक थे जो साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न थे। उनकी टकसाल से निकला हुआ एक एक शब्द ऐसा लगता था कि जिस तरह से सिक्का ढल करके आता है, वैसे उनकी टकसाल से निकल के आ रहा है। अज्ञे, विद्यानिवास मिश्र, कितने नाम आपके सामने लूं जिन्होंने इस परंपरा को स्थापित किया। और विशुद्ध पत्रकारों की बात करूं तो राजेंद्र माथुर और प्रभाष जोशी जैसे पत्रकार हमारे सामने हैं। प्रभाष जोशी की स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग पढ़िए, क्रिकेट के तो दीवाने थे वो, किस तरह से नए नए शब्द गढ़ते थे वो, और विशुद्ध हिंदी के। और अभी भी जनसत्ता यदि आप पढ़ें तो किस तरह के हिंदी के ऐसे शब्द जो लोकप्रिय है और बहु प्रचलन में आ गए हैं। कभी लॉकडाउन नहीं लिखा जनसत्ता ने, पूर्णबंदी लिखा। शब्द मेरी दृष्टि में कोई क्लिष्ट या सरल नहीं होता है, शब्द होता है आपकी प्रयोग के ऊपर, आप कितना उसको अधिक प्रयोग करते हैं। कल तक वो आपके लिए अपरिचित था, आज आपके लिए वो परिचित हो गया। एक दौर था जब भाषा में लोकोक्तियां, मुहावरों का प्रयोग होता था, कहाँ खो गई वो सारी अभिव्यक्तियां। आंचलिकता का प्रयोग होता था, धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं हम। तो इस तरह की आंचलिक, क्योंकि ये देश बहुभाषी है, बहुसांस्कृतिक परंपराओं का देश है। और एक समय था, ये बिल्कुल सही है, कि अखबार बहुत कम थे और दिल्ली से छप करके देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे। अब अंचलों से अखबार छपने लग गए हैं। तो अंचलों से जब अखबार छपते हैं तो वो आंचलिक प्रभाव है, वो उस पर देखा जाता है। आप बनारस जाइए, लखनऊ जाइए, आपको अखबारों की थोड़ी सी एक दूसरी भाषा देखने को मिलेगी, है ना। वहां जनपद जैसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा। आप मध्य प्रदेश जाइए, डायरेक्टर की हिंदी संचालक मिलेगी। हमारे यहाँ राजस्थान में आइए, आपको जो हिंदी मिलेगी वो निदेशक के रूप में मिलेगी। यहाँ निदेशालय है, वहाँ संचालनालय है। तो ये सारा, आजकल मैं बॉम्बे में हूँ तो यहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि मराठी भाषा का प्रभाव है, तो जब भी मैं देखता हूँ तो वर्तनी को लेकर के मैं बड़ा पीड़ित रहता हूँ कि वहां जिस तरह का प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये स्थानीयता का प्रभाव है, तो आंचलिकता का प्रभाव। तो मुझे लगता है कि यदि आप प्रस्तुति करेंगे और उन आंचलिक अवधारणाओं को, आंचलिक अभिव्यक्तियों के जब अपनी भाषा में आप प्रयोग करेंगे तो भाषा की महक और अच्छी हो जाएगी। हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है कि दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग या उसमें वो उनकी शब्दकोश में नहीं जुड़ रहे। न सिर्फ अंग्रेजी के, बल्कि उर्दू के शब्द हैं और पश्तो के शब्द हैं, और जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके शब्द हैं। जब भाषाओं का ये मिश्रण होता है तो भाषा तो और अधिक समृद्ध होती है। आप बस आवश्यकता है उसकी व्याकरणिक मौलिकता को बचाने की। उन भाषाओं का जो सहज प्रयोग में आ रही है उनका प्रयोग स्वीकार्य है, लेकिन अपने व्यावसायिकता के नाम पर एक पाठक वर्ग विशेष को लक्षित करते हुए यदि भाषा का प्रयोग होगा तो मुझे लगता है कि वो भाषा अंततः हमारे भाषाई संस्कारों पर कहीं न कहीं कुठाराघात करेगी। कई बार मैं देखता हूं अखबारों के अंदर पूरे पूरे पृष्ठ अंग्रेजी के छपने लगे। कुछ अखबारों ने प्रयोग किए थे कुछ वर्षों पहले। जब अखबार आपका आरएनआई से हिंदी में पंजीकृत है तो फिर हम क्यों पूरा का पूरा प्रयोग उस भाषा में करते हैं? और जिस तरह के, फिर मुझे लगता है एफएम ने हमारी भाषा को बोलचाल की भाषा के नाम पर, देखिए फिर मैं ये कहूंगा कि बोलचाल की भाषा अलग है, लिखने की भाषा अलग है। हम भाषा को गली मोहल्ले की भाषा नहीं बना सकते, उसमें कहीं ना कहीं एक इस तरह का सामर्थ्य होना चाहिए कि वो एक अपनी सहज अभिव्यक्ति महसूस प्रस्तुत हो सके और कहीं पाठक के साथ उसका एक जुड़ाव हो सके। डिमोनाइजेशन की हिंदी नोटबंदी मुझे लगता है बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन कुछ लोगों ने विमुद्रीकरण और पता नहीं क्या क्या अर्थ किए, वो कहीं कुछ शब्द इस तरह के थे जो ज्यादा प्रचलन में नहीं आए। तो सरल सहज, तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग इस दिशा में यदि प्रयास करें, है ना। मुझे मौका मिला है, मैं इनकी कुछ कमेटियों में रहा और पत्रकारिता के शब्दकोश भी तैयार किए। वो शब्दकोश जो है मेरी दृष्टि में प्रचलन में नहीं आ सकते। मैंने मीटिंग में भी कहा कि ये प्रयोग करके यदि हमने
विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया तो वो मीडिया इंडस्ट्री से 2 दिन में भाग जाएगा। लेकिन प्रयोग किए जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन इतना सा है कि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की तरफ से जो ये प्रयास किए जा रहे हैं वो इस तरह के हो कि उन शब्दों का निर्माण इतना सरल सहज हो कि वो लोक प्रचलन में आ सके। हम ऐसे वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग नहीं करें जो नीरस या जटिल होते हो, है ना। एक दौर था आमुख कथा का प्रयोग करते थे, अब कवर स्टोरी का प्रयोग होता है। पहले विशेषज्ञ आते थे अपनी बात करने के लिए, अब एक्सपर्ट आने लग गए हैं। पहले हम समाधान खोजते थे, अब सॉल्यूशन खोजते हैं। पहले हम नीति तैयार करते थे, अब पॉलिसी तैयार करते हैं, है ना। पहले हम उदारीकरण के दौर की बात करते थे, अब लिबरलाइजेशन दौर की बात करते हैं। बाद में एक दौर आया जब हिंदी के अखबार भी अंग्रेजी नाम से आने लगे, संडे मेल, आउटलुक, इंडिया टुडे, है ना। ये इस तरह के प्रयोग जो हैं, और नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तो खैर नए इस तरह के प्रयोग करने में हमेशा आगे रहे हैं। और मुझे लगता है कि भाषा को समृद्ध विकृत करने में इस समूह का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मीडिया में जो भाषा है वो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति की संवाहक है। फिर जब टेलीविजन आया, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसने भाषा को प्रभावित किया। कुछ चैनल्स पे जो भाषा है, क्योंकि आप उधर देखिए बीबीसी की भाषा, जब हिंदी चैनल उनका लोकप्रिय था एक दौर में, उनकी भाषा कितनी कर्णप्रिय थी और किस तरह से उन्होंने उन शब्दों को घड़ के एक आम आदमी के मन में, इस देश के श्रोताओं के मन में अपनी एक प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता कायम की थी। जब तक इस तरह के रचनाधर्मी लोग संचार माध्यमों के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक मुझे लगता है कि इस चुनौती से हम नहीं निपट पाएंगे। पहले जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि उस पत्रकार एक साहित्यिक संस्कार लेकर के आता था, संपादक साहित्यिक संस्कार लेकर के आता था। लेकिन जब से संपादकीय संस्था का क्षरण होने लगा है, कई बार तो मुझे लगता है कि हम कक्षाओं में भाषा की बात करते हैं तो विद्यार्थी कहीं हास्यास्पद समझते हैं कि हम कौन से युग या सदी की बात कर रहे हैं। तो भाषा के प्रति ये जो उपेक्षा का भाव है, मुझे लगता है ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि मीडिया को खबरें बेचनी है। तो इस कारण से उस शुचिता और शुद्धता की ओर प्राय ध्यान नहीं दे पाता है। और इसलिए जो भाषा की एक पारंपरिक मौलिकता है, मुझे देश के अलग अलग अंचलों में जाने का मौका मिला, चाहे वो गुजराती क्षेत्र हो, चाहे मराठी क्षेत्र हो, चाहे बंगाली क्षेत्र हो। मुझे लगता है हर क्षेत्रीय भाषा में जब जब भी इस तरह का डिस्कशंस हुए, वहां मैंने इस बात को महसूस किया कि हर भाषा का जो एक मीडिया कर्मी है वो कहीं, या जो उसके विद्वान या शिक्षक हैं, वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि जिस तरह का भाषा का प्रयोग होने लग गया है वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक चिंता की बात है। लेकिन भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये सही है कि हम उन बंधनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि हम उस धैर्य को कायम रखें और उसकी जो मौलिकता है उसको कहीं हम बनाने की कोशिश करें। केवल सरकारी प्रेस नोट को एज इट इज छाप देना महत्वपूर्ण नहीं है। हमेशा आप कितना ही कुछ कर लीजिए, कंटेंट इज किंग या अक्सर कहा जाता है, तभी हम उस अपने मीडिया को विश्वसनीय बना पाएंगे। जो त्रासदी है, जो उल्लास है, जो शोषण है, दुख है, जो जीवन की अलग अलग अनुभूतियां हैं, उनको प्रकट करने में हम उसी भाषा को जो है अपने पाठकों और श्रोताओं और दर्शकों के बीच में स्थापित कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आंतरिक प्रभावों को हमें स्वीकार करना होगा। तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन फिर भी मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हम जब तक अपने पत्रकारों में, विशेषकर नवोदित पत्रकार, यदि विद्यार्थी इस ग्रुप में बहुत सारे हैं, तो उन्हें ये महसूस करना पड़ेगा कि उनका शब्द भंडार बेहतर हो, शब्द चयन में संवेदनशीलता हो, और जो उनके संपादक है, सूची संपादक है, विद्वान संपादक है, उनके पास उस तरह का भाषाई अनुशासन हो कि वो नई पीढ़ी को। देखिए, एक दौर था जब हर अखबार की अपनी स्टाइल बुक होती थी। आकाशवाणी के न्यूज रूम की स्टाइल बुक मेरे पास है। किस तरह से वो चीजों को प्रस्तुत करेंगे, उसका जो भी व्यक्ति उसमें काम करता था, मीडिया के, आकाशवाणी या रेडियो के क्षेत्र में आता था, उसको वो स्टाइल बुक पढ़ाई जाती थी। स्टेट्समैन की स्टाइल बुक तो अपने आप में एक शोध ग्रंथ के रूप में स्वीकार की जा सकती है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, एसोसिएटेड प्रेस वगैरह, उनका अपना एक स्टाइल बुक है। कोविड में तो इन लोगों ने बहुत काम किया था। हम लोगों ने भी कोशिश की थी कोविड में, जिस तरह की नई टर्मिनोलॉजी आई है, बहुत सारे लोग नहीं समझते थे, तो किस तरह का काम किया जाए। तो डिफरेंट जो मीडिया हाउस है, जो अलग अलग मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया संस्थान है, उन्होंने अपनी शैली पुस्तिका या स्टाइल बुक बनाने की जो मेहनत की थी, दुर्भाग्य से धीरे धीरे ये उपेक्षित होता जा रहा है। आजकल जब हम जाते हैं इंटरव्यूज लेने के लिए टीचर्स वगैरह के, बहुत सारे विद्यार्थी, तो भले ही नेट पास हो,
तब भी स्टाइल बुक जैसे कॉन्सेप्ट को वो नहीं बता पाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस और भी कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है विद्यानिवास मिश्र जी का, जिसको उन्होंने कहा था कि हम एक मूक पीढ़ी गढ़ रहे हैं जो किसी भी भाषा के प्रति सहज नहीं है। भाषा के प्रति व्यवहार लापरवाही भरा है। इसके दर्शन मीडिया में भी हो रहे हैं। सामाजिक स्तर पर भी शब्दों को लेकर के प्रतिबद्धता का क्षरण हो रहा है। प्राण जाए पर वचन न जाए वाली परंपरा में शब्द और भाषा ईश्वर बन जाते थे और किसी भी तरह के कुछ भी बोलकर काम निकालने की मानसिकता की भाषा काम चलाऊ हो जाए तो इससे सामाजिक स्खलन के प्रतीक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। देखिए, विद्यानिवास जी ने भी उन शब्दों को ईश्वरीय रूप में देखने की कोशिश की है। इसलिए मेरा ये मानना है कि शब्द भले ही अमूर्त है, बोल नहीं पाते, लेकिन तो शब्द के अंदर एक गहरा अर्थ भाव छिपा हुआ है। आपके के साथ मुझे लगभग 15 मिनट का समय दिया था। मैं समय सीमा का शायद कुछ अतिक्रमण हो गया है, लेकिन फिर भी चर्चा रहेंगे और हमारे मित्रों के पास कुछ प्रश्न। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर। आपने उस शब्द परंपरा और भाषा की उस संवेदना की बात करी, उसकी वैचारिकी की बात करी। आप उस व्याकरण की बात कर रहे थे, जो व्याकरण कहीं ना कहीं पत्रकारों को एक मीठी सी फटकार लगाती थी और ये संचेतना देती थी कि शब्दों की अपनी गरिमा है, शब्दों के अपने भाव हैं। आपने बताया कि आप एक जीवंत दृश्यावली या जीवंत बात तब पैदा करते हैं जब आपकी भाषा में वो संजीदगी होगी, भाषा में वो पैनापन होगा, या जिस स्टोरी को या जिस क्षेत्र की आप भाषा की बात कर रहे हैं या पत्रकारिता की उस वितान की हम बात करते हैं जहां भाषा का अपना मूल्य बहुत बेहतरीन है। आपने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी पत्रकारिता की जो भाषा है उसकी जो राष्ट्रीयता, ये जो राष्ट्रीय भावना है एक भाषा के माध्यम से, वो अपने आप में एक उल्लेखित रूप में हमारे सामने आती है। और आपने बताया कि कहीं ना कहीं इन पत्रकारों को, संपादकों को और खास तौर के ऊपर मीडिया शिक्षकों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाषा की जो परंपरागत जो वैतरणी है, उस वैतरणी का क्या परिप्रेक्ष्य भाषा को बिगाड़ रहा है या सुधार रहा है। आपने इस विशद और बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य में ये बहुत सी चीजें कही, उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया और मैं प्रणाम करता हूं पुनः। और आपने बीच बीच में कई बार ये बात बताई कि किस तरीके से विद्वानों ने भाषा को एक अस्मिता का, मतलब आपने उन कोटेशंस की बात करी। और अब मुझे लगता है कि चूंकि हम पत्रकारिता की बात कर रहे थे, आपने प्रिंट मीडिया की बात करी, आपने कई टीवी के प्रोग्राम की बात करी, आकाशवाणी की बात करी, लेकिन मुझे लगता है कि इन दिनों न्यू मीडिया जो है, ये शब्द और न्यू मीडिया, अक्सर मैं वैसे कई बार जब आपसे बात करता हूं तो आप कहते हैं कि न्यू मीडिया क्या है। जब रेडियो प्रचलन में था, टीवी आई, तो टीवी हम लोगों के लिए न्यू मीडिया का एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन अब चूंकि भाषा के साथ तकनीकी सुधार हो रहा है, भाषा के साथ नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो न्यू मीडिया की जो भाषा है, तो हमारे साथ मंच पे उपस्थित हैं डॉक्टर अखिल शुक्ला जी। आप सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और चूंकि भाषा के आप बहुत सजग प्रहरी हैं और वो एक संस्था के साथ आप काम कर रहे हैं और एक वकील हैं। तो मुझे लगता है कि एक सामान्य पाठक जब अखबार पढ़ता है या टीवी देखता है और एक वकील जब अपनी बहस करता है या वो किताबें पढ़ता है, चूंकि पत्रकारिता के साथ साथ लॉ की अपनी एक भाषा है, उसका अपना एक कायदा और कानून है। तो डॉक्टर अखिल शुक्ला जी इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है सर। मेरे लिए आज एक बहुत खुशी का ये क्षण है कि मेरे आदरणीय गुरु प्रोफेसर बानावत साहब यहाँ विराजमान है और प्रोफेसर बानावत साहब ने विस्तार से अपनी बात कही है और आदरणीय सुधीर राजीव जी जो एक बड़ी विदुषी हैं और एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय की कुलपति हैं और वैसे भी साहित्य के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम है, और राकेश जी जो पूरी तरह से एक तरह से शोध करने के बावजूद भी एक शोधार्थी, एक अच्छे लेखक और एक अच्छे साहित्यकार हैं।
इन सब के बीच में मुझे कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। वैसे तो आदरणीय भानावत साहब ने कोई विषय छोड़ा नहीं है, चूंकि ये गुरु है तो इनसे कुछ ना कुछ सीखने को सदैव मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। राजस्थान के पत्रकारिता के क्षेत्र में तो अधिकांश लोग इनके विद्यार्थी रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो भाषा है उसकी क्लिष्टता की बात की जाए या उसको बहुत ज्यादा व्याकरण से जोड़ा जाए, इन सब के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक सामान्य विद्यार्थी के नाते, एक सामान्य नागरिक के नाते व्यक्ति अखबार जब पढ़ता है तो जो अखबार में लिखा होता है वो भाषा आत्मसात कर लेता है। जो विद्यार्थी है वो भी मान के चलता है कि ये भाषा ही सही भाषा है, यही असली हिंदी है, यही असली अंग्रेजी है, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो पत्थर की लकीर मानता है। पहले के समय में तो पत्रकारिता की और भी विश्वसनीयता थी कि अखबार में जो छप गया वो बिल्कुल सत्य है, अभी भी है, परंतु अब स्थिति थोड़ी सी यह परिवर्तित हुई है कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो समय आया है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समय में हम प्रत्यक्ष रूप से खुद एनालिसिस करने का हमें एक अवसर मिलता है। हम सामने प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और प्रत्यक्ष रूप से देखने पर हम ये पाते हैं, अभी सर ने ये बात सही कही कि क्रिकेट का मैच हो रहा है तो एक एक पल की बात हमें पता है, एक एक बॉल का हिसाब हमें पता है, किसने अच्छी फील्डिंग की इसका हमें जानकारी है। वैसे ही प्रत्येक क्षेत्र में जब अपराध यदि कोई कारित हो रहा है और मान लो वहां पर से पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होकर के या पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है तो आम व्यक्ति भी एक दिमाग का एनालिसिस करने लगता है कि भाई इसमें वास्तविकता क्या है, और वो बल्कि उसकी एनालिसिस कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जांच अधिकारी से सही मुद्दों पर वो करता है। तो अच्छा पत्रकार जब लेखनीबद्ध उसको करता है तो उसमें भाषा में ये बात अवश्य है कि कई बार उससे व्याकरण की त्रुटियां भी हो जाती हैं शब्दों, परंतु उसका जो भावार्थ है, मेरा मानना यह है कि एक देखो जो साहित्यकार उन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही है कि यदि 500 व्यक्ति जो बात समझ जाए, जो भाषा को 500 व्यक्ति समझ जाए पागल और मूर्खों को छोड़ के, तो आप ये मान के चलो ये भाषा सही है। वैसे ही भाषा बड़ी सरल में हो और भाषा का जो ज्ञान है जिसमें हिंदी में हम, ये बात सही है कि बहुत से भाषाओं को हम उसमें जोड़ते हैं। मैंने एक बात महसूस करी कि जब विश्व हिंदी सम्मेलन में मैं मॉरिशस गया तो मैंने वहां देखा कि बहुत से विदेशी लोग जो अंग्रेज थे जब वो हिंदी का उच्चारण कर रहे थे, वहां बहुत से बड़े पत्रकार भी आए थे, वहां भाषा के संबंध में भी बात आई, तो वहां बात ये आ रही थी कि जब वो हिंदी बोल रहे थे तो अपनापन का एहसास हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये हमारा अपना है। मॉरिशस में मैंने महसूस किया कि वहां ज्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी को जानते हैं अच्छी तरह से, वहां के अखबार वगैरह भी कई हिंदी में निकलते हैं, और हमारे हिंदी का भाषा का जो प्रभाव है वो इतना बढ़ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से बुलेटिन भी अब प्रकाशित होने लगा है, और धीरे धीरे हिंदी भाषा के प्रति जो अखबार वगैरह हैं इसमें धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और लेखनी बढ़ रही है। अब बात इसमें देखी जाए कि मीडिया के समूह में हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप अलग नहीं कर सकते, परंतु मैंने ये देखा कि जो मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है वो थोड़ा सा कई बार अजीब सी होती है और कई बात आपत्तिजनक भी होती है। ऐसा नहीं है कि सब हर बार होता है, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ये देखते हैं कि हमारा ग्रेडिंग बढ़ाने के लिए और हम अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए, चैनल की प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए हम एक तरह से दो पक्षों को इस तरह से लड़ाते हैं, और लड़ाने के बाद में अपन जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, जिस तरह से तेजी दिखा करके शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनमें और तेजी आ जाती है और गुस्सा आ जाता है, और वो आपस में जैसे कहते हैं ना मुर्गों को लड़ाया जाता है, वैसी स्थिति जो पैदा की जा रही है वो भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। कारण क्या है, भाषा संयमित हो ये जरूरी है। और दूसरा एक बात और भी है कि जो पाठक है या श्रोता है उसको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम संयमित भाषा को सुनते भी हैं तो हम ये भी प्रयास करें, हम संयमित भाषा को बोलने का भी हमारा मानसिकता रहनी चाहिए। हिंदी के जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं आज भी वो इसीलिए जाने जाते हैं कि उनकी भाषा पे उनका एक पूरा अधिकार था और उनकी लेखनी में इतना दम था। आजादी के आंदोलन की बात की जाए तो हम ये देखेंगे कि अंग्रेज लोग इसी बात से घबराते थे कि जो अखबार है उसको रोक लिया जाए। किस तरह से वो इस बात का प्रयास करते हैं कि इनकी लेखनी में इतना ताकत मानते थे कि राष्ट्रवादी लोग इसकी लेखनी को पढ़ के खड़े हो जाएंगे, आजादी का एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो वास्तव में कई आंदोलन देश में हमने देखे हैं कि जिन्होंने परिवर्तन भी ला के दिए हैं,
और वो अखबारों का बहुत बड़ा उसमें योगदान है, एक सरल भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। आम व्यक्ति उस भाषा से समझ सकता है। ये बात सही है कि कई बार विद्वता दिखाने के लिए यदि बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए और आम जन के वो समझ में नहीं आवे, तो ऐसी विद्वता का कोई लाभ नहीं है। और हमने सदैव ये पाया है कि राजनीतिक क्षेत्रों चाहे विधिक क्षेत्रों, इसमें स्पष्टतः ये देखा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी विचारधारा को जिस तरह से आगे बढ़ाता है, लिखता है, वैसे ही पत्रकारों की, चाहे व्यक्ति कितना ही आप ये मान के चलें कि वह निर्गुट है, उसका कोई पक्ष नहीं है, परंतु उसकी मानसिकता में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचारधारा कहीं ना कहीं पनपती है। तो वो जब कलम पे उस विचारधारा की बात को लाता है, तो उस समय उसको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मेरी भाषा जो है उसका ऐसा प्रयोग कभी ना हो कि दूसरे को किसी तरह की विचारधारा के व्यक्ति को किसी तरह की छवि में कोई फर्क पहुंचे या वो पहुंचे। देखिए, हम तो हिंदी के भाषा के प्रचार में लगे रहने वाले कार्यकर्ता हैं, और मैंने महसूस किया है कि हिंदी क्षेत्रों में जिस तरह से पहले बहुत ज्यादा विरोध था, अब वो विरोध धीरे धीरे कम हो रहा है। हिंदी को दक्षिण में भी इस तरह से बहुत से लोग हैं जो राजनीतिक स्थिति से दूर है, वो आम व्यक्ति हिंदी सीखना चाहता है। विदेश में भी हिंदी भाषा के प्रति रुझान बढ़ा है, हिंदी लेखनी के प्रति, हिंदी अखबारों के प्रति, हिंदी मीडिया के प्रति उसका एक प्रेम बढ़ा है। तो ये जो प्रेम धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका कारण ये है कि वो हिंदी को स्वीकार कर रहे हैं, और स्वीकार इसलिए कर रहे हैं कि उनको हिंदी भाषा सरल, सुगम और जो मन में है वो लेखन में है, ये बात जानते हुए वो कर रहे हैं। इसमें कई बार उदाहरण यहाँ आदरणीय कलानाथ शास्त्री साहब कई बार उदाहरण देते हैं, और वो बताते हैं कि एक विद्यार्थी, गांव का विद्यार्थी था जिसको की छात्रवृत्ति मिलने वाली थी, और वो उसका नाम सुंडाराम था। तो वो कई बार बैंक गया, और बैंक जाने के बाद में उसने उनसे कहा कि साहब मेरा चेक यहाँ पर एक आया हुआ है। तो सबके चेक बढ़ गए, उसका चेक नहीं आया। बोले नहीं, तुम्हारा चेक नहीं आया। तो उसने पूछा कि ये आखिर बचा हुआ चेक किसका है? तो साहब सुंदरम का चेक है ये। तो बाद में पता लगा कि वो सुंदराम जी जो है उन्हीं का चेक था। तो ये ऐसी भाषा, हमारी हिंदी भाषा तो ऐसी है कि बिल्कुल स्पष्ट भाषा है। और मैं आपको एक बार बता दूं कि हिंदी की लेखनी चाहे किसी भी क्षेत्र में लिखी जाए, बहुत अच्छी लेखनी मानी गई, अच्छी भाषा मानी गई है। और आजकल के स्थितियों में हमें देखें कि चाहे हम मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, और एक नया सिस्टम जो सोशल मीडिया है, जो बहुत तेजी से आगे चल रहा है, उसकी भाषा तो अजीब तरह की भाषा हो चुकी है। और उसमें हिंदी के वर्ड हो चाहे अंग्रेजी के वर्ड हो, उनको शॉर्ट करके इस तरह का प्रयास किया गया है कि आप बस सिर्फ समझ सकें। तो ऐसी स्थितियों में हमको सबको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक आदरणीय जो शिक्षक यहाँ विराजमान है, इन सब लोगों को भी ऐसे समय समय संगोष्ठियां करके आम जन के जो लोग हैं जो इसमें बहुत अपना हस्तक्षेप रखते हैं, उन सब लोगों को एक प्रेरणा देनी होगी कि वो समाज में एक जागृति पैदा करें कि लेखन में किस तरह की त्रुटियों से बचा जाए, किस तरह की भाषा को हम बचाव रखें। कारण यह है कि विधि के क्षेत्र में जहां तक देखा जाता है, तो ये बात तो सही है कि किसी भी कानूनी निर्णय के बारे में कुछ लेखन हो तो उनको सावधानी बरतनी होती है। और कई बार ये बात सर ने जो कही कि भाई आपका जो सरकारी विज्ञप्तियां आई हैं उसको एज इट इज छापना, कई बार ये मजबूरी हो जाती है। उसका कारण ये है कि जो यदि उसमें आपने थोड़ी सी भी एक दो लाइन इधर उधर कर दी या थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया, तो हो सकता है कि आप कानूनी दायरे में आ जाएं, हो सकता है कि न्यायालय की अवमानना के दायरे में आ जाएं। तो आज के समय में सभी चीजों को ध्यान रखना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी हमारे हिंदुस्तान की जो अखबार है, हमारे हिंदुस्तान का जो मीडिया है, अभी भी बहुत अच्छा है। उसका कारण यह है कि अभी भी इनकी भाषा इतनी ज्यादा वो नहीं है कि जिसमें किसी तरह की किसी को कोई आपत्ति हो। परंतु विदेशों के जहां तक देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि वहां पर किस किस शब्दों का उपयोग वो लोग करते हैं, बड़े आपत्तिजनक भी होते हैं। हमने देखा है मीडिया में भी इक्का दुक्का कभी कदार हो जाए तो हो जाए, परंतु हमारे यहाँ फिर भी जो मीडिया में डिस्कशंस होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कशन होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, परंतु किसी तरह से कुतर्क नहीं हो, इसका अभी भी हमारे यहाँ देश में प्रचलन है। हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि हिंदी के कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रम होते हैं। मीडिया के माध्यम से हम एक बात जानते हैं कि समाज में जो जागृति का भाव है, आज भी मीडिया अपना पूरा कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। और आम व्यक्ति उसको, ये बात सही है कि जब एक दौर आया
हमने देखा कि बीच में कितनी बड़ी कोरोना की एक त्रासदी आई, उस समय भी हमने ये बात महसूस करी कि अखबारों ने जिस तरह से अपनी भाषा के माध्यम से धैर्य बनाए रखा, लोगों में एक भाव पैदा रखा, और इसके अलावा एक बात और देखी कि जब उन्होंने एक चित्रण किया कि एक गरीब आदमी बहुत समय इंतजार करने के बाद अपने गांव की ओर जा रहा है, उसके बच्चे उसके साथ हैं, चप्पल उसकी टूटी हुई है, तो ऐसे आम आदमी भी व्यक्ति का जो है व्यथित हो गया और उसको लगा कि कोरोना के समय में मैं किस तरह से सहायता के लिए आ गया हूँ, समाज सेवा के लिए किस तरह से आ गया हूँ, मैं किस तरह से गरीब लोगों के लिए कुछ कर सकूं, या मैं खाने की व्यवस्था कर सकूं, मैं क्या उनको दूं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है उनको दे सकूं, किस तरह से मरीजों को मैं वो कर सकूं। एक वो विपदा का समय था जिस विपदा के समय में बीमार आदमी यदि परिवारजन हो जाए तो परिवारजनों को दूर कर दिया जाता था, और वो समय मैंने देखा है कि जिसमें मृत्यु पर जो हो गई है तो उसको दाह संस्कार उसका जल्दी हो, इसके लिए भी लोग सिफारिश का दौर कर रहे थे। ऐसे समय में मीडिया ने एक जो अच्छी भूमिका का निर्वहन किया, अच्छी भाषा में अपने लेखों के माध्यम से लोगों के मर्म को जाना, उसको लिखा। तो देखिए ऐसा है कि अच्छी भाषा, संयमित भाषा, संतुलित भाषा, अनुशासित भाषा, ये मीडिया की हो, ये सबकी अपेक्षा इसमें रहती है। हाँ, इतना जरूर है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनको थोड़ी सी सावधानी और रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई चीजों का जब चित्रण होता है, जैसे मान लीजिए कहीं अब इस देश में ये स्थिति है कि पहले के समय में तो अपन को पता नहीं चलता था। आज एक बच्चा छोटा सा मान लीजिए किसी नल उसमें नीचे नाले में गिर गया तो उसके बारे में दो दिन तक आपने देखा होगा कि उसको निकाला गया कि नहीं निकाला गया। कई घरों में औरतों ने खाना नहीं खाया। उस भाषा का ही तो कमाल था, उसके चित्रण का ही तो कमाल था कि वो लोग ये चिंता करते रहे कि बच्चा जिंदा बच जाए। तो ऐसे बहुत सी चीजें हमें देखते। एक बटुकनाथ जिन्होंने अपनी शिष्या के साथ वो किया, तो वो जो मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस चीज को नहीं दिखाता तो लोगों में कोई विषय नहीं था। ये अच्छा विषय थोड़ी है, यदि ये कोई चिंता का विषय थोड़ी था या कोई चर्चा का विषय थोड़ी था। एक विद्यार्थी साथ एक शिक्षक ने यदि इस तरह का प्रदर्शन किया, परंतु क्या है कि मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल है। तो मीडिया अपने रोल का जिस तरह से निभाता रहेगा उसी तरह से मीडिया अच्छा काम, अच्छे नागरिक तैयार करेगा, अच्छे विद्यार्थी आगे आएंगे, देश के रक्षा के लिए आगे आएंगे, देश के बारे में विचार करेंगे। मेरा तो यही मानना है कि मीडिया का जो लेखन है, भाषा है, वो भाषा ऐसी ही हो जो आम जन के समझ में आने वाली भाषा हो। और सारे विषयों को आदरणीय बानावस साहब कह चुके हैं और फिर आदरणीय को सुनने का भी मुझे अवसर मिलेगा। राकेश जी, आप इस तरह के प्रयास समय समय पर करते रहते हैं, आप वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया भाई साहब, आपने भाषा की उस परंपरा की बात करी जिस परंपरा में अखबारों का एक योगदान रहा। अखबार कब और किस रूप में भाषा के साथ साथ समाज के उत्थान की बात करते हैं। आपने भाषा की सरलता की बात की, उसकी संवेदना की बात की, शब्दों के जो क्लिष्ट शब्द हो सकते हैं आप उनकी सरलता की बात करते हैं, और ये इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता की जो भाषा है वो आम व्यक्ति की भाषा है। आपने ये समझाया कि किस तरीके से एक आम पाठक या एक आम दर्शक जब अखबार को पढ़ता है या टीवी में समाचार को सुनता है तो सुने हुए शब्द जो हैं वो उसको लगता है कि ये सही हैं। तो एक पत्रकारिता का दायित्व और भी बढ़ जाता है कि आपके लिखे हुए कंटेंट को जब व्यक्ति पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो उसको स्वीकार करता है, उसको आत्मावलोकित करता है। तो ये संदर्भ जो आपने उठाए और जो बात रखी, ये वास्तव में बहुत संप्रेषित होने वाली है, और निश्चित रूप से जो भी दर्शक, पाठक और हमारे विद्यार्थी इस चर्चा को सुन रहे हैं उनको ये भाषा का एक अलग आयाम महसूस होगा। अब मैं प्रोफेसर सुधीर राजीव मैम को निमंत्रित करता हूं कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए, चूंकि आज कार्यक्रम में उन्होंने अध्यक्षता करने की बात मेरे स्वीकार करी तो मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूं। और चूंकि मैडम अंग्रेजी की प्रोफेसर रही हैं और संगीत और नाटक में बहुत गहरा जुड़ाव रहा है, और संगीत और नाटक की भाषा भी अपने आप में एक मीडिया को एक पुख्ता अंदाज देती है। तो एक इंग्लिश की प्रोफेसर और अभी हमारे जो विश्वविद्यालय उनकी कुलपति हैं, तो मैडम आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी।
और मैं सभी जो भी उपस्थित लोग हैं, भानावत साहब और शुक्ला साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा काम आसान कर दिया। बहुत कुछ आपने कहा, और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सभी को संवत्सरी और गणेश चतुर्थी की अनेकानेक बधाइयाँ। जब हम संवत्सरी की बात करते हैं तब हम नॉन वायलेंस हमारे जीवन में बहुत आता है, और जब हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं तो महावीर स्वामी ने जब नॉन वायलेंस की बात की तो वो मैं उसको आगे बढ़ाकर उसको डायनेमिक नॉन वायलेंस कहती हूँ। डायनेमिक नॉन वायलेंस क्या है कि आप किसी को थप्पड़ ना मारे, कोई आपको मारे तो ये नॉन वायलेंस हो सकता है, पर डायनेमिक नॉन वायलेंस वहां है जबकि आप शब्दों से भी किसी पर आक्रमण न करें और अपने आचरण में भी उसको आप निभाएं। तो ये नॉन वायलेंस की जो परिभाषा है, मुझे लगता है कि शब्द मूक नहीं है। शब्दों जब पन्ने पर आप शब्द को देखते हैं तो वो जीवंत होता है, आपके सामने एक दृश्य प्रस्तुत करता है, और जो वाक्य विन्यास, जो शब्द की संरचना है, जो वाक्य की संरचना है, जो उस वाक्य की गरिमा है, वह गरिमा वही है जो कि आपको बताती है कि परिष्कृत भाषा जो होगी वो क्या होगी। और यही हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि जो भी भाषा हम काम में लें वो भाषा परिष्कृत हो। आपके पास आज के जमाने में डेटा कहते हैं ना, इट्स इन दी ओवरड्राइव, तो इतना डेटा है आपके पास, पर उसको फिल्टर करके आप तक लेके आना ये, और उनको किन शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करना है, मुझे लगता है कि यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। भानावत साहब ने नेशनल फ्रीडम की बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह शब्दों के द्वारा विचार को हम बना सकते हैं, हम किस तरह एक समझ साझा कर सकते हैं शब्दों के माध्यम से। रोलैंड बार्थ्स ने दो बात कही, साइन और सिमियोटिक्स। साइन है शब्द और सिमियोटिक है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरलिज्म। हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर सेंटेंस। सो शब्द का अपने आप में कोई जैसे कहते हैं कि वो शब्दों को हम प्रसंगों से अर्थ देते हैं, तो कौन सा शब्द कौन से प्रसंग में काम आएगा। तो मैं आपके सामने दो तीन दृश्य सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि भानावत साहब ने ज्यादातर प्रिंट मीडिया की बात करी, साहित्य और जर्नलिज्म, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तो जर्नलिज्म का कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं होता था, वो लैंग्वेजेस से ही निकलता था। इसलिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, हमारे टीचर्स थे, और हम जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं लैंग्वेज के, लिटरेचर के, जर्नलिज्म के, कम्युनिकेशन के, हम सब जो हैं हम लोग इंग्लिश डिपार्टमेंट्स और हिंदी डिपार्टमेंट्स में ही और आजकल तो अलग अलग भाषाओं में भी, उर्दू में भी आप न्यूज़ सुनते हैं, उर्दू में भी पेपर्स निकलते हैं, सिंधी में निकलते हैं। तो ये जो भाषा की विविधता है और जो हम शब्दों का चयन करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि भाषा संदर्भित होनी चाहिए और व्याकरण उसका हर समय सही होना चाहिए। तो जो बिंब आपने काम में लिया, जो प्रतीक आपने काम में लिया, वाक्य का संयोजन कैसा हुआ, वाक्य विन्यास क्या हुआ, और अल्टीमेटली ये आपके सामने क्या ट्रूथ बेस्ड करते हैं, दिखाते हैं। सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये जो तीन हमारे स्तंभ हैं हमारी संस्कृति के, मुझे ये लगता है कि शिवम का अर्थ है कल्याणकारी। तो जो सत्य ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, सच भी बोले पर आप प्रिय भी बोले। सो मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया के जो शब्द हैं वो एक पूरी जेनरेशन को ट्रेन करते हैं। पहले जब हमें कोई कहता था कि लैंग्वेज कैसे सीखें मैडम, तो मैं ये कहती थी कि यू गो टू द रेडियो,
गो टू द न्यूज़पेपर्स और रेडियो सुने, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, उन न्यूज़ की समरी लिखें, तब आपको लिखना आएगा, समझना आएगा और किस तरह संक्षेपीकरण करना है। और जो आपको जो दृष्टि है आपकी, जो मीडिया की दृष्टि है, वो दृष्टि की सही और गलत की जो पहचान है और उसको आप किस, फॉर एग्जाम्पल जब निर्भया कांड हुआ तो एक तो हम उस विक्टिम का नाम लेते, पर चूंकि जो वहां पे स्टाइल शीट है उसमें ये है कि आपको नाम नहीं लेना है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको शब्द क्या काम में लेने हैं। भवानी दादा ने कहीं कहा था कि तुम छुपाने के लिए लिखते हो और मैं बताने के लिए लिखता हूं, पर कितना बताना है ये भी हमको सोचना पड़ेगा। और हम कितना, जैसे अखबार का जो पाठक है उसके धैर्य की हम परीक्षा नहीं कर सकते, बहुत क्लिष्ट हिंदी लिखकर, बहुत लंबा लिखकर, तो वो शब्द हों जो छोटे हों, ऐसे शब्द हों जो पाठक तक पहुंच सके। और जो लैंग्वेज है वो हमेशा कल्चर और लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं देयर इज अ कनेक्शन, तो वो जो कनेक्शन है मुझे लगता है कि उस कनेक्शन को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हमारी भी जो कल्चर है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जैसे कहते हैं लोडेड हो सकता है कल्चर से। और जैसे हम पहले वर्ड यूज करते थे अछूत, फिर हमने सप्रेस्ड क्लास यूज करना चालू किया, उसके बाद में हमने दलित्स, तो शब्द जब हर जगह जर्नी करते हैं तो वो आपकी अस्मिता को डिफाइन करते हैं। जब अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट चालू हुआ और सिविल राइट्स हुआ तो पहले वर्ड यूज करते थे निगर या निग्रो, फिर हुआ ब्लैक्स, फिर वह हाइफनेटेड अफ्रीकन अमेरिकन और अब अनहाइफनेटेड अफ्रीकन अमेरिकन है। तो ये जो शब्द हैं ये आपकी आइडेंटिटी, आपकी अस्मिता से भी रिलेटेड है। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो इतने जैसे कहते हैं संक्षिप्त हो गया है आपका मैसेज, फेसबुक पर, ट्विटर पर आपको 140 कैरेक्टर्स में अपना मैसेज देना है। तो लगभग 15-16 साल पहले गुजरात यूनिवर्सिटी में एक रिफ्रेशर कोर्स चल रहा था इंग्लिश का, द लैंग्वेज ऑफ द न्यू मीडिया, और हम इस बात से व्यथित थे कि थैंक्स को TX लिख रहे हैं वो, ग्रेट को G8 लिख रहे हैं वो, तो इस बात से हम व्यथित थे। पर वो इसलिए चला कि आपको अपने लगभग 140 कैरेक्टर्स में आपको अपनी बात कहनी है। उसका मतलब ये मैं निश्चित रूप से ये नहीं कह रही हूँ आपको कि इसको इसी तरह काम में लेना चाहिए, पर मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें जो हैं जब आप एक्चुअली लिखने लगे, आप बोलने लगे, तब वो जो शॉर्टेंड वर्ड्स हैं, जो LOL है, वो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इसलिए आपके शब्द, आपके जो राइटिंग है, वो राइटिंग जो है वो आपको सही करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए शब्द जो है वो आपको मोबिलाइज करते हैं। आप कैसे लिखेंगे, जैसे जब वहां पर गोल्डन टेम्पल पे जब अटैक हुआ था तब उनको कहा गया था कि जो वर्ड यूज करना है उनको वो मिलिटेंट यूज करना है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं यूज करना है। सो हर समय के जो वर्ड्स हैं वो किस तरह पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड्स आप काम में लें। और जैसे अभी हम हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में हमने यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के साथ एक वर्कशॉप चालू करी है ऑन जेंडर सेंसिटिव रिपोर्टिंग। तो आप किस तरह रिपोर्टिंग करें, तो आप जेंडर सेंसिटिव रिपोर्टिंग करें।
किस तरह से आप शब्दों का चयन करें कि वो पाठक तक पहुंचे, और जो पढ़ने वाला है वो क्योंकि इंडिया एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, अलग अलग समुदाय और अलग अलग जगह के अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग जगह अलग अलग परंपराएं हैं, तो उनके फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को वो हर्ट ना करें, ये जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक शब्द है अंतरराष्ट्रीय, कुछ लोग तो उसको ऊपर आधा र लगा के और करते हैं, और जब आप ऊपर आधा र लगाएं तो उसकी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा अंतः प्लस राष्ट्रीय, तो उसका अर्थ होगा इंट्रानेशनल। पर अंतरराष्ट्रीय में पूरा र लगाएं अगर, तो उसका मतलब होगा इंटरनेशनल। तो किस तरह आप अपनी भाषा को शुद्ध तरीके से काम में ले सकें। और जैसे आप फेरी टेल्स की भाषा देखें, तो जो इंग्लिश फेरी टेल्स हैं, आप उसकी भाषा में कल्चर रिफ्लेक्ट हो रहा है। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उस समय, पैतृक जो आत्मक परिवार था, तो वहां पर हमेशा रानी ही जो होती थी अपने बच्चों को परेशान करती थी। तो ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी वो उसमें थी। और ऐसे शब्द हैं जो कि अभी गायब भी हो, कोई भी ये नहीं, जैसे ओक से पानी पीना, आजकल कोई उसको समझेगा नहीं। ठठेरा, जब हम छोटे थे तो कलाई करने वाला आया करता था। तो ये जो शब्द हैं सारे यहाँ से गायब हो रहे हैं। तो जैसे ये कहते हैं ना, सहमति का विवेक और असहमति का साहस, ये होना चाहिए पत्रकारिता में। और शुक्ला साहब ने बड़ी अच्छी चीज हमारी की कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इवन ऑन सोशल मीडिया कोविड के टाइम में उनको को मोबिलाइज करने के लिए अपना काम। तो शब्द वो भी हैं वो जो कि आपके दिल को छुए, आपके दिमाग को प्रभावित करें। और जैसे जो आपके जब भी आपने रेवोल्यूशन किया, भले ही वो अमेरिकन रहा हो, फ्रेंच रहा हो या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहा हो, हमेशा शब्दों के द्वारा ही उसको हमने व्यक्त किया है। तो वो भाषा हो जो सरल हो, सुबोध हो, स्पष्ट हो, सही हो, और समटाइम्स ट्रेंडी भी। कभी कभी यंग जनरेशन को पेप अप करने के लिए आपको कभी कभी ट्रेंडी वर्ड्स भी यूज करने पड़ते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जन प्रचलित भाषा हम यूज करें, और ये यही आग्रह होना चाहिए। अच्छी हिंदी लिखें, शुद्ध हिंदी पे अगर आप जोर देंगे तो अगेन वो जो भाषा में विविधता, भाषा का एवोल्यूशन, भाषा में चेंज आता है, वो नहीं आ पाएगा। कोविड के समय हमारे कैबिनेट बहुत सारे नए वर्ड्स, जो प्लेग के टाइम में, इंग्लैंड में जो प्लेग था उस समय वर्ड्स यूज होते थे, क्वारंटाइन और ये वो, वापस या तो शब्द वापस प्रचलन में आते हैं या हम नए शब्दों का हमारी डिक्शनरी में इजाफा करते हैं। जैसे कभी भी हमने ये वर्ड नहीं सुना था मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन, दिस इज द राइट इन्फॉर्मेशन और दिस इज द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सो नए शब्द नए संदर्भ से आपके उसमें आते हैं। तो हर नया एक्सपीरियंस नए शब्दों का आप चयन करते हैं, उसको बनाते हैं। और जो पोस्ट ट्रूथ का एरा है, उस पोस्ट ट्रूथ में हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही नहीं है। वो भाषा हम काम में लें जो कि आम नागरिक समझ सके। जो कि एक डिबेट थी कि क्या अखबारों को हटा देना चाहिए, और तब मैं शायद स्कूल में थी, तो मैंने कहा अगर आप हटा देंगे अखबार को, या स्कूल में थी, कॉलेज में मुझे याद नहीं आ रहा, तो तब अगर आप अखबार को हटा देंगे तो जो
हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्थ है, वो अपना काम निपट के जिस तरह पेपर खोल कर पढ़ेंगे तो वो और जो शब्द और जो वाक्य वो सीखेंगे। आप एड्स देखते हैं टीवी में, वो कहते हैं गूगल पे आप बोलिए, और वो कहती है अच्छा समोसा कहाँ मिलता है, और उनको पता है और वो अपनी दुकान खोल सकते हैं। सो इस तरह के जो प्रयोग हैं ये भाषा के और ये उसके चित्रण से वो जिसे कहें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, अलग अलग ये जो इंटरनेट के थ्रू आप फेसबुक, ट्विटर, ये इन सारी चीजों से कि एक अलग स्टाइल शीट बन गई है। जब मैं पीएचडी कर रही थी तो एक एमएलए स्टाइल शीट और उसके बाद हैंडबुक होती थी कि आप रिसर्च में साइटेशंस कैसे करेंगे, आप कैसे वर्ड्स को चूज करेंगे। तो एक स्टाइल शीट जो है वो अभी भी सारे न्यूज़पेपर्स में है, ये अभी भी है, तो उन्हें हम यूज करें, उन्हें जीवंत करें। सो हम जन जागृति के लिए और जन कल्याण के लिए काम करें। आज हम महावीर जयंती के उपलक्ष्य में ये निश्चय करके जाएं कि जो भी हमारे शब्द होंगे वो समाज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम कर पाएंगे, निरंतर प्रगति करेंगे। आप सभी ने मुझे समय दिया। मैं राकेश जी को और अखिल शुक्ला जी और संजीव भानावत जी को निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि बोलते बोलते ही बहुत सारे जो आइडियाज हैं वो आपके दिमाग में आते हैं और आपको लगता है कि आप शायद और बोल सकते हैं, पर समय की अपनी गरिमा है। तो आप सब ने आकर और इसे ये जो आज का जो हमारा डिस्कशन है, कॉन्वर्सेशन है, उसको और अधिक उसमें वैल्यू ऐड की, तो मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, राकेश जी और चैनल क्रेडेंट को कि आपने, और डियर साहित्यकार को कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम तीनों एक दूसरे के साथ अपने समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग साझा कर सकें। ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय हमारे इस डिस्कशन को सुनने के लिए दिया। अब मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारे सवाल आपके चैट बॉक्स में होंगे, तो उन चैट बॉक्स के सवालों के लिए भी हम समय रखें। 17-18 तो हो चुकी हैं, मुझे नहीं पता कि आपके पास कितना समय है। मैम अभी है, समय है, हमारे पास है। ओके ओके। सो निश्चित रूप से एक सवाल, यहाँ व्याकरण और वर्तनी की बात कर रहे हैं। कोई भी सेंटेंस व्याकरण और वर्तनी के बिना सही नहीं हो सकता है, ये निश्चित रूप से है। छोटे थे तो आप सभी ने सुना होगा, रोको मत जाने दो, रोको जाने दो, राइट। और हमने तो अपनी टाइपिंग वगैरह भी वैसे सीखी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप राइट ओवर द लेजी डॉग, उससे हमने टाइपिंग सीखी। आप लोग तो जो बच्चे हैं, जो नए आए हैं, वो तो अपने साथ ही शायद टाइपिंग सीख कर ही आए हैं। सो वो जमाना था। तो मैं आपसे निश्चित रूप से आपने आप सबके साथ जुड़े हैं, और क्या नाम है, हम साइंस, सिमियोटिक्स और स्ट्रक्चरलिज्म की बात तो करते हैं इंग्लिश में, और जो भी हम राइटिंग भी करें उसको ओपन एंडेड छोड़ें, कि हम निष्कर्ष नहीं निकालें। जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क कैन मेक सच अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो हम जो भी चीज करें उसको हम निष्कर्ष नहीं निकाल लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत। राकेश एक मिनट में इंटरेस्टिंग एग्जांपल और दूंगा, जैसा मैडम ने अभी बताया, रोको मत जाने दो और वो वाला। अभी कल व्हाट्सएप पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया, वो केवल वर्तनी को लेके ही है। एक लड़की ने एक लड़के से पूछा, फोन किया, तुम मुझसे प्रेम करते हो? लड़के ने कहा हा हा हा। फिर पूछा तुम मुझसे शादी करोगे? उसने कहा हा हा हा। उसने उसको ब्लॉक कर दिया और एक दुखद अंत हुआ प्रेम कथा का। कारण उसको विसर्ग बिंदी लगाने का आइडिया नहीं था, हाँ 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 बोलना था, वो भूल गया, हा 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 करता रहा, उसका अर्थ दूसरा निकल गया। तो एक छोटी सी बिंदी
कैसे अर्थ का अनर्थ करते हुए आपके जीवन में जहर घोल सकती है। हाँ जी, अब प्रश्न और हो। जी सर, आपने सही फरमाया। और एकदम चूंकि ये उदाहरण इस तरीके के हैं जो आज की पीढ़ी को खास तौर के ऊपर सचेत करते हैं। प्रोफेसर सुधीर राजी मैम ने जिस तल्लीनता के साथ अपना वक्तव्य दिया, और उस वक्तव्य में बहुत महत्वपूर्ण जो बातें सामने आई निकल के, कि भाषा जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम की एक परिणति है, जहां आप सत्य की बात करते हैं, आप सुंदरता की बात करते हैं, आप कल्याण की बात करते हैं। और आपने एक जगह जिक्र किया कि भाषा में संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि संतुलन से आप अपनी बात भी कहते हैं और समाज की बात को भी देखते हैं, उस दृष्टि को भी महसूस करते हैं। आपने एक जगह कहा कि शब्द जब यात्रा करते हैं तो वो अपनी और आपकी अस्मिता को भी संचारित करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शब्द की अपनी एक परंपरा होती है। जब हम रात की बात करते हैं, हम निशीथ की बात करते हैं, हम शाम और संध्या की बात करते हैं, तो उनके अपने संदर्भ बदलते हैं, और संदर्भ के साथ साथ आप उन कार्य योजनाएं जो हो सकती हैं। मुझे प्रोफेसर बानावत सर, आप इजाजत दें एक छोटा सा उदाहरण, कि जब गांव में शाम का टाइम होता था तो दादी माँ कहती कि बेटा शाम हो गई है, संध्या हो गई है, दिया बत्ती कर लीजिए। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि रात हो गई है, दिया बत्ती कर लीजिए। तो हर शब्द की अपनी एक परंपरा है। और आपने भी जिस परिपेक्ष में आपने बात समझाई, आपने कहा कि भाषा एक नए ट्रेंड को भी डेवलप करती है। और जो जन प्रचलित जो भाषा है, आज जन का मतलब जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी किस तरीके से भाषा को अवलोकित करती है, वो किस तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट करती है। जब मैं भाषा पढ़ा रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मुझे कई बार बच्चों को ये सचेत करना होता है कि बेटा, जब तक हम वोकैबुलरी खास तौर पे, और वोकैबुलरी आपको कहाँ से सीखेंगे, आप अखबार पढ़िए, आप टीवी के समाचार देखिए, आप लोग अच्छे संवाद कर रहे हैं, उन संवाद को गहनता के साथ सुनिए, एक डायरी रखिए, आप उसमें डायरी में वो शब्द मेंटेन करिए, उनको लिखिए। तो इससे कम से कम आपको एक ऐसी शाब्दिक परंपरा तैयार हो जाएगी जहां आप शब्द और संवेदना को समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और चैट बॉक्स में बहुत से सवाल थे। एक सवाल प्रोफेसर अखलाक उस्मानी सर ने किया। वो कहते हैं कि नए तकनीक में एआई की जो भाषा विकसित हो रही है, एआई की इंटेलिजेंस, उसे पत्रकारिता के अध्ययन में हम किस तरीके से समाहित करें? देखिए, ये मेरे लिए ही होगा, आई एम श्योर। जी मैम। ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिम्युलेट करता है, राइट? तो वो स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं नहीं हूँ, वॉर हो रहा है, मान लो रशिया और यूक्रेन का, तो मैं वहां पर 360 डिग्री से अपने सिस्टम से वहां पहुंचकर और उसको देख सकती हूँ, और उस पर मैं अपनी रिपोर्टिंग कर सकती हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और मीडिया को जो कंटेंट है उसको वो बूस्ट अप करता है। और ये जो डिजिटल एज आ गई है ना, तो वो कंटेंट बेस्ड है। तो भले ही वो यूट्यूब हो, तो कौन कौन से आपको रेकमेंडेड है, आपकी पसंद क्या है, तो आपको क्या क्या देखना है। फेसबुक पे आप किस तरह की फीड डालते हैं, आप कौन से एडवर्टाइजमेंट्स आपको पसंद है। सो ये सारी चीजें, और फिर प्रेडिक्टिव एनालिसिस आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर सकते हैं। ये कुछ है, बहुत सारी और चीजें हैं इसमें, एडवांस और भी दूसरे एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि मशीन के थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट करती है, और तब आप उसको समझ सकते हैं। तो इमेजिन अ वर्चुअल वर्ल्ड, है ना, और ये 3D वर्चुअल वर्ल्ड आपके सामने आती है, और आप उससे अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, लिखते हैं। फिर अगर आपकी न्यूज़ जो है कहीं से चली है और वो गलत है, तो उसका जो ओरिजिनल सोर्स है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वो भी आप, फेक न्यूज़ को भी आप चेक करके और उसको
आप एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसका सोर्स क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहती है। ये तो कुछ इन शॉर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पत्रकारिता के लिए जो जैसे कहें कि गुण हैं जो कि हम काम में ले सकते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी है और मैंने पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में मोबिलाइट के साथ एक MOU हमारी यूनिवर्सिटी ने किया है, जिसमें कि हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, IoT ऑफ थिंग्स, इनके एप्लीकेशन सिखाए जाएंगे। आई एम वेरी होपफुल कि हमारे स्टूडेंट्स जो इस फैसिलिटी को हमने अवेलेबल करवाई है, टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर जो एकेडमिक फ्रेटर्निटी है, वो इसका यूज करें और उसको अपने जो भी उसके एडवांटेजेस हैं उसका वो डेफिनेटली बेनिफिट करें। शुक्रिया मैम। अखलाक जी ने ये सवाल किया था, मुझे लगता है कि वो बहुत इस सवाल के साथ उनकी अपनी जो जिज्ञासा थी वो पूरी हुई होगी। प्रोफेसर संजीव भावनाथ सर से एक सवाल है। डीडवाना न्यूज करके कोई एक यूट्यूब चैनल होगा, वो लिखते हैं कि ग्लोबल जर्नलिज्म में भाषा का जो आइडिया है वो कितना सार्थक है? देखिए, ग्लोबल जर्नलिज्म का मूल अभिप्राय वैश्विक पत्रकारिता से ही है, और कोई भी भाषा है, चाहे वो हिंदी है या कोई और भी भाषा है, यदि हिंदी के संदर्भ में बात करते हैं तो आज लगभग 130 से अधिक देश हैं जहां हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। मेरे एक मित्र हैं भोपाल में, जवाहर कर्नावट, उन्होंने तो बाकायदा उनके साथ मैं भी एक आध जगह गया था विदेश यात्राओं पे, तो उन्होंने तो पूरा एक संकलन किया है विदेशों में हिंदी पत्रकारिता। उनकी पुस्तक भी शीघ्र प्रकाशित होने वाली है। तो बहुत सारे देशों में हिंदी में पत्रिकाओं के प्रकाशन की जो श्रृंखला है वो शुरू हो गई है। तो जिस तरह से हिंदुस्तान के नागरिक आज देश दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के बस रहे हैं और अपनी भाषा में जो वो संचार माध्यमों में काम कर रहे हैं, शायद सुधीर राजीव जी जानती हो अशोक व्यास जोधपुर के, आज वो अमेरिका में एक पूरा टीवी चैनल चला रहे हैं। मेरा तो उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था वहाँ। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और अब वो हिंदी में ही काम कर रहे हैं। हिंदी का चैनल है, हिंदी का इंटरव्यू है, पिछले 25 सालों से अमेरिका में है। तो ग्लोबल का अर्थ में यही लेता हूँ कि हम हमारी भाषा को किस तरह से देश दुनिया में प्रचारित प्रसारित कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। तो बेसिक अवधारणा तो मेरी यही है। लेकिन अखलाक जी का जो सवाल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बौद्धिकता से भाषा पर पड़ने वाले प्रभाव, मुझे ये लगता है कि देखिए अभी तक आज की जो स्थिति है, कल का पता नहीं, हम कोई सुपर मशीन तैयार बानाव सर एक इसी AI से जुड़ा हुआ एक सवाल और था कि कहाँ गया वो, कि इसके जो खतरे हैं वो नए जो विद्यार्थी हैं ये खतरों से कैसे सचेत रहें। तो दोनों को कंबाइन करके सर एक जवाब जो है भाषा की। हाँ, अभी तो हमने पिछले वीक इसी पर एक वेबिनार किया था कि मीडिया में, उसमें ये शायद मेरठ की यूनिवर्सिटी में था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या खतरे आने वाले हैं। तो मैं उसी की ओर संकेत कर रहा था कि जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं, कल यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि मनुष्य ऐसा सुपर यंत्र स्थापित कर ले जो मनुष्य से भी आगे सोचने लग जाए, तब तो मुझे लगता है कि वो विवेक रहित उपयोग होगा। लेकिन आज की तारीख में जो कुछ प्रोग्राम्स हम फीड कर रहे हैं उसकी भी सीमा उसी भाषा और उसी सोच तक है। जैसा मैडम ने कहा वो बिल्कुल सही है कि हमको इसमें सुविधा मिल जाएगी कि हम जल्दी चीजों को ग्रास्प कर सकें। जो डेटा आपने फीड किया है उसका एनालिसिस हो सकेगा। इलेक्शन में आपने कोई उसमें डेटा फीड कर रखा है, तो अगला इलेक्शन है तो जर्नलिस्ट को एक सुविधा मिल जाएगी कि फटाफट वो उसका एनालिसिस कर लेगा। कमेंट्री हो रही है आपकी, तो कमेंट्री में भी वो सारा पुराना जो रिकॉर्ड है, पहले तो वो जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है तो वो स्कोरर बैठ के बताया करता था आपको कि अब इतना ये स्कोर है, पुराना ये है, और उनका एक पूरा सिस्टम था। अब आपको ये AI के थ्रू सारी चीज ऑन द रिकॉर्ड मिल जाएगी, तो उसमें त्वरितता आ जाएगी, त्वरा आ जाएगी आपको अपने काम में। गार्जियन ने एडिटोरियल लिखना शुरू किया AI ने। अब वो एडिटोरियल कैसे लिखेगा? जो कुछ आपने डेटा उसमें फीड किया है, जिस विचारधारा से फीड किया है, वही निकल करके उसमें आएगा। अभी एक प्रतिष्ठित संस्थान के विद्यार्थियों का एक अखबार ने कैंपस प्लेसमेंट में ऑनलाइन इंटरव्यू रिटन टेस्ट लिया। आपको आश्चर्य हो गया, 8 बच्चों ने वो सारा असाइनमेंट चैट GPT के थ्रू कर दिया। तो नेचुरल रिजेक्ट तो होना ही था उनको वहां पर। तो अब किस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे,
ये हमारी चुनौती है, हमारे विवेक पे निर्भर करता है। जहां तक बात आती है कि एआई के उपयोग से नए मतलब आपके जॉब से उन पर असर आएगा, क्योंकि काम तो तेजी से करेगा। अभी भाई रविशंकर शर्मा जी ने लिखा था कि प्रूफ रीडिंग खत्म हो गई है, अब तो वो जर्नलिस्ट है, खुद को ही प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी। आप स्वयं, उसके लिए आपको कोई अलग से व्यक्ति नहीं दिया गया, उसके अलग तरह के इम्पैक्ट पड़ने लगे हैं। तो इस तरह के वो कई पद समाप्त हो जाएंगे, है ना। वो डेटा स्टोर वो जो आपका करते थे वो शायद पद खत्म हो जाए, लेकिन नए पद भी सृजित होने लगेंगे। जैसे प्रॉम्प्ट राइटर का एक नया पद शुरू हो जाएगा, जिसमें आप किस तरह से मशीन का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, क्या कीवर्ड्स देने हैं, उस तरह की शुरुआत हो गई है। अब आप तो अभी एआई की बात कर रहे हैं, न्यूज जीपीटी करके तो अमेरिका में लॉस वेगास कौन सा नगर है, वहां से पूरी एक वो शुरू हो गई है, मतलब न्यूज चैनल शुरू हो गया है, जिसका सारा का सारा काम वो जो है एआई के थ्रू हो रहा है। और उनका तो स्लोगन ही यही है, शेयर द ट्रुथ। और वो कहते हैं हम बिना पूर्वाग्रह के, बिना किसी बायसनेस के हम खबरें दे रहे हैं। तो अब केवल आप सूचना तो दे सकते हैं पूर्वाग्रह से रहित होकर के, लेकिन जहां विचार आएगा तो आपको कुछ सोचना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन अब प्रयोग हो रहे हैं, आर्टिफिशियल एंकर्स आ गए हैं। आर्टिफिशियल, अभी जब मोदी जी गए थे इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में, तो वो जो साना नाम की एआई है, उसने बाकायदा कहा, प्रधानमंत्री जी का हम हमारे इसमें स्वागत करते हैं और मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो गई है और उम्मीद करती हूं मैं कि अगले 2024 तक मैं एक श्रेष्ठ पत्रकार बन जाऊंगी और प्रधानमंत्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी ले सकूंगी। चाइना ने 2018 के अंदर एआई एंकर इंट्रोड्यूस किया और अब तो फीमेल एंकर भी लेके आ गए। रशिया ने अपने यहाँ पर एंकर बना दिया। अब आप देखिए, जो पत्रकार है उसको तो आपके सर्विस कंडीशंस बनी हुई है, वेज बोर्ड बने हुए हैं कि 6 दिन बाद 1 दिन छुट्टी देनी पड़ेगी, इतने वर्किंग आवर्स हैं। लेकिन एंकर 24 घंटे काम करेंगे बिना रुके, बिना थके। और उस एंकर ने 13 लैंग्वेज में अपनी बात कही है। तो लैंग्वेज का अपना एक वो है। पार्लियामेंट के अंदर आप अब जो नया आज से शुरू हुआ है, उसमें डिफरेंट 22 भाषाओं के अंदर जो संविधान में स्वीकृत है, वो एआई ट्रांसलेशन करेगा। हालांकि आज से कुछ साल पहले हम बड़े रोचक उदाहरण देते थे कि मशीनी अनुवाद में किस तरह के ब्लंडर्स होते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन मशीन की भी ट्रेनिंग होती है। तो मुझे लगता है कि उन सारे खतरों से निपटने की तैयारी है। तो एआई जहां नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये विश्वास है कि जब भी नई तकनीक आती है, वो नई चुनौतियां, नए खतरे लेकर के आती है। जब सुधीर जी शायद मेरी बात से सहमत हो, जब हम पढ़ते थे तब टेलीविजन की शुरुआत हुई थी 76 में राजस्थान में। यहाँ तब डिबेट होती थी कि टेलीविजन युवाओं का भविष्य खराब कर देगा। ना भविष्य खराब हुआ, ना कुछ हुआ। टेलीविजन का आप कई तरह से उपयोग कर रहे हो। जब हम स्कूल में थे तो आकाशवाणी से विद्यालय प्रसारण करके कार्यक्रम आते थे, तब लगा था कि टीचर रिप्लेस हो जाएगा। ना टीचर रिप्लेस हुआ, सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो एआई को लेके भी यही हो हल्ला शुरू हो रहा है ना। रेडियो आया था तब भी संभ्रांत परिवारों की महिलाएं रेडियो पे जाती नहीं थी उस दौर में, और हम बड़े घर से लिखते हैं रेगुलर ब्रॉडकास्ट, आकाशवाणी, दूरदर्शन या रेडियो एंड टेलीविजन, कुछ भी कह लीजिए आप। तो ये हर नई तकनीक के साथ नई चुनौतियां हैं। फिल्मों में पुरुषों के, महिलाओं के पात्र पुरुष करते थे उस समय, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया। एआई के साथ भी यही है, नए खतरे आएंगे और उसका समाधान में निकलेगा। हम पीछे नहीं जा सकते। ये आक्रमण आकाश मार्ग से हो गया है, हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल 2019 और मैं आपको ये भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि कितनी भी आपको पास इंफॉर्मेशन आ जाए, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका काम करे, अल्टीमेटली एक ह्यूमन माइंड उसमें चाहिएगा। ऐसा ह्यूमन माइंड जो निष्पक्ष हो और जो तटस्थ होके कहे कोई मेरा नहीं है और सब मेरे हैं। तो जब कोई मेरा नहीं है और सब मेरे हैं, तो मतलब you will do what is right and what is for everyone. So ये, हाँ जी, हाँ कंटिन्यू कीजिए आप। इसलिए जो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, पर मेरा मानना है कि उसको सीखने में और उसका उपयोग करने में ह्यूमन इंटेलिजेंस विल प्ले अ मेजर रोल। बिकॉज आप डेटा तो नहीं परोसेंगे ना। आपके घर में आटा आया है तो आप आटा तो नहीं परोसेंगे, उसको सानेंगे, उसको सेकेंगे, तब चपाती बन के आपकी टेबल पे आएगी। तो ये जो स्टेप्स हैं इन टेस्टिंग ट्रूथ और द ह्यूमन टच, that is what is most important and that is what I think everything has a human touch. चुनौती यही है कि
कभी हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा रोबोट तैयार कर लिया जो इंसानों की तरह सोचने समझने लगे। एक फिल्म आई थी, शायद ऐश्वर्या राय उसकी हीरोइन थी, वो एक रोबोट से प्यार करती है उसमें, और उस रोबोट में जान आ जाती है, मतलब रोबोट मनुष्य की तरह से काम कर रहा है। अब आप सोचिए यदि ऐसा कोई तकनीक आ गई तब मानवता का भविष्य क्या होगा। एक क्लिक के ऊपर वो दुनिया के लिए या मानवता के लिए खतरा भी हो सकता है। कुछ साल पहले तक हम मजाक में कहते थे कि काश ऐसा मोबाइल आ जाए जब मैं आपकी फोटो खींचूं तो आप क्या सोच रहे हो वो ट्रांसलेट कर लूं, आप मेरी खींचो तो मैं क्या सोच रहा हूं आप ट्रांसलेट कर लें। बताइए वो सोसाइटी कैसी होगी। तो समाज वैज्ञानिक शोध करेंगे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि ऐसी तकनीक आ रही है कि जो आप सोच रहे हैं वो ट्रांसलेट हो रहा है। आपका ये जो मोबाइल साथ में है, आप कोई बात घर में कर रहे हैं मित्रों के साथ, परिवार के साथ, थोड़ी देर बाद वही विज्ञापन आने शुरू हो जाते हैं, अर्थात मशीन आपको सुन रही है। तो वो जो चुनौतियां हैं, लेकिन ये होगा, उस चुनौती को निपटने के लिए हम तैयारी करेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो मनुष्य की रचनात्मकता, सृजनात्मकता है, और मीडिया के क्षेत्र में जब ऐसे रचनाधर्मी लोग आएंगे तो मुझे लगता है कि उन चुनौतियों का जिनकी हम चर्चाएं कर रहे हैं उनको निपटने का या उसका समाधान खोजने का एक विकल्प हम तैयार कर पाएंगे। ये भानावत साहब, मैं इसी को आगे बढ़ाऊं कि ऐश्वर्या राय का जो रोबो से प्यार हुआ वो संवेदना ट्रांसफर हुई, ह्यूमन संवेदना ट्रांसफर हुई। तो हम कहते हैं ना कि प्यार किसी भी चीज के में जीवन डाल देता है, तो ये उसी की चरितार्थ करती है। इसलिए द ह्यूमन बीइंग एज इट इज एट द सेंटर of everything, the human mind, the human brain, and the human brain is going to decide what is good and what is not good for us, and that choice is what makes us human. भानावत सर, महेश स्वामी जी प्रोग्राम से जुड़े हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं, बड़े फोटो पत्रकार हैं। वो लिखते हैं कि एआई या और कोई भी तकनीक आ जाए, मगर हर पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती रचनात्मकता बनकर समस्त संसार से जुड़े रहने की है। मतलब वो कहते हैं कि चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी एक पत्रकार के सामने कि उसकी रचनात्मकता किस हद तक प्रभावी है या वो क्या अच्छा कर सकता है। राकेश जी, पत्रकार नहीं, शिक्षक के सामने भी चुनौती है। आज तो विद्यार्थी के पास वो सारी टेक्नोलॉजी है, क्लास में जब टीचर खड़ा है और पढ़ा रहा है और बच्चा वो देख रहा है गूगल, वो कहेगा गुरुजी ये तो मेरे पास भी है, इससे आगे की बात करो आप। तो वो क्रिएटिविटी और वो जानकारी का स्तर न सिर्फ पत्रकार के लिए, जो भी कम्युनिकेटर है, चाहे वो पत्रकार है चाहे शिक्षक है, इवन अखिल जी से भी मेरे ख्याल सहमत होंगे, चाहे वो आपका प्रोफेशन, वकील भी बहुत बड़ा कम्युनिकेटर है। जब वो अदालत में बहस करेगा तो उसका भी कम्युनिकेशन स्किल्स और लॉजिकल जो है वो एआई तो नहीं दे सकता आपको, तार्किकता वाली बात। तो ये तो मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन की प्राथमिक आवश्यकता है। तो महेश जी ने जो बात कही है उसमें कहीं कोई डिबेट जैसी गुंजाइश नहीं है, मेरे ख्याल सभी सहमत हैं उससे। जी, अगला सवाल मेरा खुद का अखिल भाई साहब से है, क्योंकि अखिल भाई साहब बहुत से सामाजिक मंचों और साहित्यिक मंचों से लगातार जुड़े रहते हैं और भाषा को भी बहुत गहराई के साथ स्वीकार करते हैं, और इनकी जो डिबेट्स हो सकती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, आप उनका बराबर ध्यान रखते हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ आप हिंदी का भी, और आपकी अपनी जो संस्था है वो एक हिंदी प्रचार प्रसार संस्थान, वो बहुत उल्लेखनीय काम करिए। लेकिन भाई साहब, पिछले दिनों मैं आपको इशारा करूं पूरे सम्मानित मंच को कि इन दिनों जो ओटीटी के ऊपर प्लेटफॉर्म पे जो भी सीरियल्स आ रहे हैं या वेब सीरीज हैं या सिनेमा है, कॉमेडी सीरियल में द्विअर्थी संवाद हो रहे हैं, आप बैठ के उनको बच्चों के साथ नहीं देख पाते हैं। कहीं ना कहीं हम ये जो इस तरीके का जो बर्ताव है मीडिया का, मतलब एक ओटीटी या सिनेमा भी एक मीडिया का ही एक पक्ष है, तो अखिल भाई साहब एक वकील के नाते आप इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सेंसर बोर्ड का कोई भी इसमें लेना देना नहीं रहता। इसके कारण आप देख रहे होंगे कि वहां पर अपराध व्यवहार हो रहा है, गंदी गालियां बकी जा रही है और पूरी तरह से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि जिसमें ऐसा स्पष्ट लग रहा है कि कोई भी रोक टोक उन पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात, सेंसर बोर्ड को उसमें तत्काल उसमें हस्तक्षेप करना होगा, उसको सेंसर बोर्ड के दायरे में लाना होगा। किसी भी तरह का सीरियल बने या कुछ भी पड़े, मान मर्यादा, सम्मान, संस्कृति, इन सब का ध्यान रखना होगा। नहीं तो आप ये देखिए कि ये बात सही है
कि ये धीरे धीरे ये लोकप्रिय भी हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, परंतु ये मानवीय दृष्टि से देखा जाए, नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है किसी भी दृष्टि से। अभी आदरणीय बानावत साहब ने एक बात कही कि जैसे खेल को खेल की भावना से देखो, परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भारत और पाकिस्तान जब आपस में जब क्रिकेट का मैच होता है तो आम आदमी जो भाषा जो जीतने पर सुनना चाहता है वो देखता है भारत जीता। वो मतलब उस समय ऐसी जो भावनाएं है, उसमें भावना में राष्ट्रीयता के प्रति ऐसे भाव हो तो सही है, परंतु ये सीरियल वगैरह के प्रति जो गंदी गालियों के प्रति जो बच्चों को सीखने को मिल रहा है, जो युवाओं को जो सीखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। वही मैंने निवेदन किया कि जो मीडिया परोस रहा है वो परोस करके हम लोग उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इसके माध्यम से सुन के गंदी गालियों का उपयोग कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि माँ बाप के सामने क्या बोलना है। तो मेरा इसमें यही है कि इसमें सरकार को सजग होना होगा और सरकार को तत्काल एक कड़े निर्णय लेकर के इन जितने भी ओटीपी जितने सीरियल्स वगैरह आ रहे हैं इनको तत्काल इन पर रोक लगानी चाहिए, अभद्र भाषाओं पर रोक लगानी चाहिए, गंदे दृश्यों पर रोक लगानी चाहिए। थोड़ा सा भारतीय सभ्यता संस्कृति का ध्यान इसमें रखने की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन अखिल जी, सेंसर बोर्ड तो मुझे लगता है कि इरेलेवेंट हो गया है आज की तारीख में, क्योंकि डिजिटल मीडिया जिस तेजी से प्रसारित हो रहा है वहां सेंसर बोर्ड केवल फिल्मों तक सीमित है। इसलिए अभी आपने कल पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है कि जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन है उसको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप विद इन 4 वीक्स, 1 महीने के अंदर अंदर स्वनियामक इस तरह का एक तंत्र विकसित करें। तो यदि कोई इस तरह का प्रभावी योजना बन पाती है तब शायद आप रोक लगा पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जिनका ट्रांसमिशन ग्लोबली हो रहा है, कैसे रोक। आप फेसबुक देखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में किस तरह के चित्र आ रहे हैं उसमें। केवल ट्विटर या जिसको आप आजकल एक्स कह रहे हैं आप, उस पर एक कोई पॉलिटिकल कोई वो आता है कमेंट या पोस्ट, उस पर आप देखिए किस तरह की गाली गलौज शुरू हो जाती है। तो हमारा भाषा का तो संयम लगभग खत्म हो गया। आपका यदि मतभेद है तो क्या आप तार्किक ढंग से प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं क्या? हम क्यों बिलो द बेल्ट वाली बात करते हैं, वो हिट करने के लिए आ जाते हैं। तो वो उस तरह की परिपक्वता, और फिर मुझे जो लगता है इसको रोकने का एक तरीका हो सकता है मीडिया लिटरेसी। अभी मेरा जो कम्युनिकेशन टुडे का नवीनतम अंक है, करीब 450 पेज का निकाला है मैंने, वो मीडिया लिटरेसी पर ही केंद्रित है। तो आजकल तो हम बात करने लगे हैं स्कूल लेवल पर भी मीडिया लिटरेसी की बात हो रही है। इग्नू ने कितने प्रोग्राम्स अभी मीडिया लिटरेसी पर किए हैं। यूनेस्को और जो दूसरी एजेंसीज है वो इस पे काम कर रही है, सिलेबस उन्होंने बनाया है। जब तक हम इस तरह का एक मतलब बच्चों को, विद्यार्थियों को डेवलप नहीं कर पाएंगे कि जो कुछ मैसेज दिए जा रहे हैं उसको सही संदर्भ में वो ट्रांसलेट कर पाए, तभी मुझे लगता है कुछ हो सकता है। नहीं तो ये ऐसा दैत्य है जो आएगा ही आएगा। हमें परिवारों से इस यात्रा को शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा तो अबोध है। आप 2 साल के बच्चे को देखिए किस तरह से मोबाइल को देख करके लालायित होता है। राकेश जी की तो बहुत छोटी बच्ची है, वो फील कर रहे होंगे। मैं भी देख रहा हूं अभी कि किस तरह से ये जो बिल्कुल अबोध पीढ़ी है, और हम डिजिटल लाइब्रेरीज बना रहे हैं, तो ये खतरे तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि केवल सेंसर बोर्ड आपको इसमें कोई प्रभावी भूमिका निभा सकता है। वो तो फिल्मों में भी फ्लॉप इसमें सर निवेदन ये है जी, ऐसा है सर, कानूनी प्रावधान रखने की आवश्यकता है। जब तक कानूनी पकड़ नहीं होगी, जब तक कानून का एक तरह से उन पर रोक नहीं लगेगी, तब तक ये, चाहे वो सेंसर बोर्ड हो चाहे और कोई बोर्ड बने, परंतु इसके लिए एक नियामक आयोग बने, कुछ भी बने, लेकिन एक रोक लगाने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये धीरे धीरे आगे जो है गंदगी समाज में जो है परोसी जाएगी और वातावरण को ये खराब होने की स्थिति आएगी। आपने जो लिटरेसी की बात की, उसमें मैं निवेदन करूं सर कि लिटरेसी की स्थिति में मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आज जो मोबाइल, एक ऐसे व्यक्तियों के पास मोबाइल है कि जो बिल्कुल अनपढ़ है, परंतु अनपढ़ व्यक्ति को लिटरेसी की आवश्यकता नहीं है। वो, उसको ये पता लग गया है कि सोशल मीडिया में किस तरह से प्रेजेंट करना है कोई भी चीज को, तो उसको ये पता ही नहीं है कि मैं क्या पेश कर रहा हूं। उसको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि मेरे लाइक ज्यादा आ रहे हैं, कि क्या ज्यादा आ रहा है। तो उसके लोगों में उन्हें कानूनी कोई बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लिटरेसी की बात तो आप उसको करोगे जिसको अक्षर ज्ञान होगा। या अक्षर ज्ञान नहीं है, इससे ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो चुके हैं। आपको गांव तक मीडिया, ये मोबाइल जो है सबके पास पहुंच गया है और फ्री इंटरनेट पहुंच गया है। तो अब वो ऐसे दृश्य खुद वो कर रहा है। तो हाँ, इसके लिए जरूरी आवश्यक है कि नियंत्रण रखा जाए और सरकारी प्रावधान ऐसे हों कि दंडनीय कोई बात रखी जाए, तब तो इसका प्रभाव होगा कि भाई एकदम से रोक लगेगी। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मैं सिर्फ सेंसर बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है इस तरह का एक आयोग बनाने की बात। जी जी मैडम, क्या कह रही हूँ
कि जब तक आप खुद स्वयं को नियंत्रित नहीं करेंगे, आप स्वयं जीवन में अपनी भाषा का सही उपयोग नहीं करेंगे, आप ऊपर से कितना भी नियंत्रण लगा लें, वो नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। सेकेंडली, मैं आपको यही बता रही थी कि आप ट्रेनिंग्स करें। जैसे हम आपको मैंने अभी भी बताया कि UNFPA के थ्रू जेंडर सेंसिटिव रिपोर्टिंग, आप किस तरह वो जेंडर को लेकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह रिपोर्टिंग के लिए उनको क्या शब्द चुनने हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये अगर आप सिखाएं तो मुझे, जैसे अभी जब विजन 2030 की बात हो रही है, तब हमने एक विचार रखा कि शब्द से विचार बनते हैं। तो जब विचार आप सामने रखेंगे तब आदमी उस चीज को समझ पाएगा। तो हमने एक सजेशन दिया कि नेशनल मीडिया लिटरेसी का एक पूरा की पूरा फोरम बने, जिसमें कि हम लोग पत्रकारिता वाले सहभागिता करें और उनको वो नेशनल मीडिया लिटरेसी कमीशन एक बने। उसमें हम एक्चुअली हम जो 3 पत्रकारिता के विश्वविद्यालय हैं वो मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन करें और उस तरह हम ये सिखा सकें कि कौन से शब्द का चयन सही है और कौन से चीज़ों का परसेप्शन, क्योंकि वर्ड से ही परसेप्शन बनता है, वर्ड से ही आइडियाज बनते हैं। तो उसकी जो शब्द जो है ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो जो नेशनल मीडिया लिटरेसी कमीशन का जो हमने एक आइडिया दिया है, उसको निश्चित रूप से मुझे लगता है हम सबको मिलके परस्यू करके बनवाना चाहिए, ताकि जो हमारा शब्द विन्यास है, जो हमारे वाक्य संरचना है, वो कम से कम एक्सेप्टेबल हो टू एवरीवन। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, या जो भी इस प्रोग्राम से अभी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, या आप YouTube पे जब ये सेव हो जाएगा इस प्रोग्राम को देखेंगे, मैं सभी उन लोगों का शुक्रिया करता हूं। और हमने जाना कि किस तरीके से एक मीडिया की जो भाषा है वो एक अपनी परंपरागत रूप में जहां से शुरू होती है, साहित्यिक पत्रकारिता का उल्लेख आदरणीय भानावत जी ने कहा, और वो वहां पत्रकारिता का दायरा किस तरीके से, जब हम AI तक बात कर रहे हैं और AI के खतरों की बात कर रहे हैं, इस बीच में अखिल भाई साहब ने जहां कहा कि संवेदनाएं, सरलता, भाषा का सामंजस्य, मैडम ने कहा कि हर शब्द की अपनी अस्मिता होती है, वो अस्मिता समाज से जुड़ी हुई होती है। तो मैं निश्चित रूप से इस परिचर्चा से ये बात सामने निकल के आई, और आगे और भी इस तरीके के विषय हो सकते हैं जिसके ऊपर भाषा की इस गंभीरता को लेके हम बात कर सकते हैं। जी मैम। राकेश जी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आर्ट्स की भी अपनी भाषा होती है, पेंटिंग की अपनी भाषा है, स्कल्पचर की अपनी भाषा है। तो हमने अभी सिर्फ जो एक्चुअली वर्ड्स जो लिखे और बोले जाते हैं उनकी बात करी है, पर जो संचार होता है, जो क्रिएटिविटी होती है, जो संप्रेषण होता है, ये इन सब माध्यमों से भी होता है। तो इनकी भी अपनी एक बोली है, इनका भी अपना एक विचार है जो वो करते हैं। तो सिर्फ मतलब नेक्स्ट टाइम जब इसे करें तो इसको थोड़ा सा विस्तार दें। जी मैम, जरूर जरूर। और एक बहुत अच्छा विषय मैडम ने बताया कि हर कला की अपनी एक भाषा होती है। हालांकि भाषा के जो मौखिक रूप और जो उसका वाचिक रूप जो हो सकता है, सांकेतिक जो रूप हो सकता है, उनके विविध पक्ष हैं, लेकिन आपने बहुत एक संजीदा विषय हमारे सामने रखा। शुक्रिया मैम। और पुनः मैं सभी आप आदरणीयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आपने एक बहुत बिजी शेड्यूल में से, खास तौर पे तो प्रोफेसर सुधीर राजीव मैम ने, क्योंकि आप 2 विश्वविद्यालयों की वीसी हैं और छुट्टी का दिन था, और उसमें मैंने अपनी एक छोटी सी जिज्ञासा रखी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार मैम। प्रोफेसर भानावत जी, जब भी मैं कभी रात बिरात भी अगर मुझे किसी भाषा को लेके, हम दोनों प्रोफेसर सुधी मैम, जब भी कभी मेरे और प्रणु के बीच में भाषा को लेके कोई बात हो जाती है
तो हम फोन लगा देते हैं, या तो मैं लगाऊंगा या पुणो लगाएगी कि सर हम इस चीज को लेकर अटक रहे हैं। तो मित्रों, प्रोफेसर भानावत जी वो सहज प्रोफेसर हैं, जब भी हम भाषा की बात करते हैं या संवेदना की बात करते हैं तो आप बहुत अपने मन से, बहुत लाड और प्यार से उस भाषा को और विषय को समझाते हैं। मैं सर का भी बहुत बहुत आभार करता हूँ। और डॉक्टर अखिल शुक्ला जी, जो कि एक जानी मानी साहित्यिक हस्ती तो हैं ही, साथ में अधिवक्ता हैं, और बहुत बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे प्रोग्राम के लिए समय निकाला। सर मैं आपके प्रति भी नतमस्तक हूँ। प्रणाम सभी को, और जो भी दर्शक हमसे जुड़े, हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़े। धन्यवाद राकेश जी, आपने पत्रकारिता से भानावत साहब को जोड़ा बहुत और बहुत लॉ धन्यवाद। से अखिल शुक्ला जी को जोड़ा। तो जो दोनों यूनिवर्सिटीज जो कि जिसकी सेवा करने का मुझे मौका मिला, आपने उनको रिप्रेजेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है।